सभी का प्रिय पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आपका योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। तो पटेल साहब, आज क्या अभी तो हमने जैसे लास्ट वीडियो है, हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में बात किया। एक चीज़ है जो मुझे लगता है इस पर वीडियो बननी चाहिए। एक तो जो पेनी शेयर होता है, क्या पेनी स्टॉक बोलते रहते हैं, क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा एक ना डिटेल में हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये हमेशा बोलते रहते हैं, यार वो ऐसा शेयर लो ना जिसमें कि मुझे कम इन्वेस्टमेंट में हो जाए मेरा, और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं वो लोग। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें रिस्क कितना है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये किस तरह का चीज़ें होती है, कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर, पेनी स्टॉक आप समझिए कि लीगल सट्टा कह सकते हैं, लॉटरी सिस्टम या फिर किस्मत चल गई तो चांद तक चाइना मॉडल टाइप का काम है सर। हाँ। मतलब चल गया तो एकदम ऐसा है कि बिल्कुल हो जाएगा। या फिर कुछ पेनी स्टॉक का मीनिंग सीधा सा है कि जिनकी प्राइसिंग अपन 10 रुपीज से कम है। हाँ, मतलब जिसको आम इंसान कोई भी खरीद सकता है। मेरे अकाउंट में अगर 500 रुपए भी हैं तो 10 रुपए से अगर है तो हाँ, 10 रुपए भी अगर अकाउंट में 10 रुपए से खरीद 500 सकता रुपए है। भी है तो मैं 50 शेयर उसके ले सकता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे शेयर पैसे में भी ट्रेड हो रहे हैं, मतलब 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, ये पेनी स्टॉक है एक्चुअली। तो बेसिकली पेनी स्टॉक मतलब वही स्टॉक जिसकी प्राइस वैल्यू, जो उसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत छोटा है। मतलब बोला ना कि पैसे में भी है, कुछ शेयर ऐसे हैं 20 पैसे में भी है, 30 पैसे में ट्रेड हो रहा है। 30 पैसे 20 पैसे में किसकी बात कर रहा हूँ, एक शेयर की प्राइस। वो स्मॉल कैप सर, अपन ने कहा ना स्मॉल कैप मिड कैप बनी। हाँ, तो कुछ सारी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं बनी। हाँ, कुछ पेनी स्टॉक भी थे, पेनी स्टॉक से मिड स्मॉल कैप में गई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिस्टिंग हुई है तो वो 2 पैसे में लिस्टिंग हुई होगी, नीचे आ गए, गिर गए किसी वजह से, जो भी उसका मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड या जो भी रहा होगा जिसकी वजह से अभी नीचे हैं, और काफी टाइम से वो नीचे ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अचानक फिर बढ़ते हैं। तो बेसिकली पेनी स्टॉक्स होता क्या है, जरा इससे बात करते हो। तो सबसे पहली बात, उसका शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत छोटा होता है। अगर आपके पास 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए भी है, उस पर भी आप शेयर खरीद सकते हैं। इवन आप पैसे से भी खरीद सकते हैं। हाँ, मतलब 10 पैसा, 50 पैसा, 70 पैसा भी प्राइसिंग चल रहा है तो आप एक शेयर, 2 शेयर आप खरीद सकते हैं। हाँ, मतलब करके। और दूसरा ऐसा पेनी स्टॉक का एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक है। बेनिफिट ये है कि सपोज 1 रुपए का शेयर था, ठीक है, वो 10 दिन बाद, 5 दिन बाद पेनी स्टॉक मूवमेंट अच्छा हो जाता है, पेनी स्टॉक मूवमेंट अच्छा होता है। हाँ, वो 1 रुपए 20 पैसे हो गया। हाँ, पर एक्चुअली इन टर्म ऑफ परसेंटेज आप समझिए वो 20% चल चुका है। हाँ, अगर आप परसेंटेज वाइज में जाएंगे तो परसेंटेज अच्छा मूवमेंट कर रहा है। मतलब 30 पैसे का शेयर 1 रुपए पहुंच गया, मीन 500 का शेयर 1500 हो गया। हाँ, 300 गुना रिटर्न दे चुका है। 300 गुना रिटर्न दे चुका है। कुछ शेयर ऐसे हैं सर पेनी स्टॉक में कि जिन पे आप ओपन करेंगे, हाँ, और वो वहां पर से बायर है, वो सीधा टॉप हाई सर्किट जो लगता है वो सर्किट ही लग रहा है, ओपन ही होता है सर्किट। हाँ, वो ओपन ही होते ही सर्किट लग जा रहा है। और वो सेल भी नहीं होता। अभी बीच में एक एलाइज इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी थी, हाँ, 3 रुपए का शेयर 3 लाख हो गया। अभी मतलब 10-12 दिन, 15 दिन पहले की बात है। हाँ, 10 दिन पहले था, 3 रुपए का शेयर 3 लाख पर ट्रेड होने लगा। बिकेगा ही नहीं सर। आप समझिए, तो लोगों ने क्या कहा कि एक दिन में पेनी स्टॉक 3 रुपए का शेयर। और मैं बता रहा हूँ यूजर्स को कि लोग इतना बेवकूफ बनाया लोगों ने, इन्फ्लुएंसर ने, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आकर, कि नहीं अब देखिए ऐसे ही शेयर दूसरे हैं। मतलब एक आप समझिए उस शेयर में 2011 से ट्रेडिंग ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सेलर था ही नहीं। हाँ, अभी भी नहीं है सेलर। हाँ, सेलर नहीं है, सेलर कोई नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी 5 लाख के आसपास है। हाँ, वो वैल्यू 5 लाख जा रही है। वो सेबी का एक रूल आया, उन्होंने कहा कि जो फेयर वैल्यू है मार्केट, जो आपकी शेयर की एक्चुअली प्राइस है, वैल्यू है, आप उस पर लिस्टिंग कीजिए। उन्होंने अपनी प्राइसिंग चेंज कर दी, 3 रुपए का शेयर, और उन्होंने ले आके 2.5 लाख रुपए में लिस्टिंग कर दी कि हमारी कीमत इतनी है। और एक्चुअली यही मार्केट में अभी उसकी कीमत 5 लाख के आसपास है। तो लोगों ने कहा कि 3 रुपए का शेयर एमआरएफ को बीट करते हुए अभी टॉप पे पहुंच चुका है। पर भाई ये तो समझ कि 15 साल से 11 साल से इसमें ट्रेडिंग ही नहीं हुई। अरे आपके पास चलो एक शेयर है, वही शेयर मैं मान लेता हूँ कि वो शेयर आपके पास है, आपको बेनिफिट कब होगा, जब आप बेचोगे, बिकेगा ही नहीं। आप सेल करने जाओ, सेल ही नहीं होगा, क्योंकि सेल करने में उसको पैसे तो लगेंगे ना, जो भी उसको खरीदेगा, जो भी उसको बाय करेगा उसको पैसे लेंगे, वो बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है पेनी शेयर में सर, सबसे बड़ा इशू जो होता है, अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, बहुत ज्यादा, एक तो बॉलीवुड वोलेटाइल होता है बहुत ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा इशू होता है जब आप उसको एग्जिट करने की कंडीशन में जाते हो, एग्जिट नहीं होगा। ये वन साइड चलता है सर, वन साइड चलता है। मतलब आप समझिए जब पेनी शेयर खरीदार होते हैं तो आपको सेलर नहीं मिलेगा। बहुत सारे शेयर हैं, वो आप देखेंगे करोड़ों वैल्यू डली हुई है। हाँ, एक टापरिया करके एक शेयर है सर, उसको डिविडेंड 400-800% डिविडेंड देता है।
मतलब ये प्रैक्टिकली आप समझिए, वो शेयर क्या करता है कि अगर आपका 100 शेयर है, हाँ, तो वो उनका डिविडेंड 10 रुपए का शेयर है ना, हाँ, वो 80 रुपए डिविडेंड देता है एक शेयर में। प्राइसिंग फेस वैल्यू 10 रुपए, हाँ, 80 रुपए डिविडेंड देता है। वो रोज उस शेयर को आप देखिए, आप लोग भी देखेंगे, तो उसके बाद वो रोज शेयर में आप बाइंग खड़ी रहती है, पर कभी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि तो सर बेचने वाली नहीं है। नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसका भी क्राइटेरिया है ना कि एक दिन में आप सर्किट अगर ज्यादा 2 या 3 सर्किट हो सकता है, उससे ज्यादा सर्किट में नहीं रहेगा। फिर वो सर्किट अगर ज्यादा लगे, तीसरा सर्किट हुआ, उसके बाद क्या होता है, उस दिन का पूरा ट्रेडिंग बंद कर देता है। और वो सर्किट पे सर्किट चलते हैं, पहला सर्किट लगा 1 मिनट का क्राइटेरिया, टाइम खत्म हुआ, फिर से खुला, फिर से सर्किट लग गया, फिर थोड़ा 10 मिनट का वेट हुआ, फिर से सर्किट लगा, अब आपको बोला बंद करो, अब आराम करो, आप बहुत ज्यादा उड़ गए। तो ये चीज बेसिकली क्या होता है, इसमें लिक्विडिटी इशू होता ही होता है। पर इसमें एक सोचने वाली चीज है, क्योंकि सारे में लिक्विडिटी इशू नहीं होती है, ये भी है कि सारे पेनी शेयर में लिक्विडिटी नहीं होती है। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में हम लोग बात करते हैं कि पेनी शेयर में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसा होता है, अगर आप पेनी शेयर की बात करें, अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये का शेयर है, आप कुछ नहीं, कम से कम यार 5,000 4,000 लगा के छोड़ दिया। सर पैसा कमाने के लिए पेनी स्टॉक इज द बेस्ट, पर प्रॉब्लम ये है कि है बहुत सारे। हाँ, पर हम जब यूजर जाता है परचेस करने, तो या तो वो बाजू वाले से सुना होता है ये वाला खरीदना है, या फिर वो देखता है उसकी प्राइस। आप समझिए 30 रुपए 30 पैसे का एक शेयर है पेनी स्टॉक, उसने भर भर के खरीद लिया। एक पेनी स्टॉक था 3 रुपए का, उन्होंने कहा नहीं 30 पैसे वाला सारा आसान है, दोनों पेनी स्टॉक ही है। पेनी स्टॉक है, 30 पैसा 3 रुपए जो ट्रेड हो रहा है, हाँ, उसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, एक 30 पैसे में ट्रेड हो रहा है, कंपनी के ऊपर लोन चल रहा है, हाँ, कंपनी सर्वाइव कर रही है दोनों सेम टाइम पे। हाँ, अब आप समझिए कि मेरे को 3 रुपए वाले 100 शेयर खरीदना ज्यादा आसान है, अच्छा है, कि मैं 1000 शेयर खरीदूं 30 पैसे वाले, 3 रुपए वाले ज्यादा अच्छे बेटर है। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि रिसर्च। ये पॉइंट वैलिड है, क्योंकि अगर आपको कई बार ऐसा होता है ना कि सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, कुछ ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो कि करंटली अभी मार्केट को रिक्वायर्ड नहीं है वो चीजें, पर कभी आपको होता है कि वो आगे जाके रिक्वायर्ड हो रही है। ऐसे तरह का, इस तरह की कंपनियां जो है, जो अगर काम कर रही है तो वो आगे जाके ग्रो हो सकती है, अगर आपका फंडामेंटल रिसर्च अच्छी है, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसे शेयर आपको मिल जाता है कि अभी इतने टाइम तक इसीलिए था पड़ा हुआ क्योंकि ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मार्केट का उसका जो सेगमेंट था, मतलब जो काम रियल में जो काम कर रही है, वो अभी डिमांड नहीं था मार्केट में, पर आने वाला समय में डिमांड होने वाला है। अगर ऐसा कोई कंपनी का शेयर है, या तो फिर इसको बैलेंस शीट को अगर आप चेक करेंगे तो देख रहा है कि पिछले बार भी लोन लिया था, इस साल भी लोन लिया, मतलब लगातार ले रहा है, पर लोन जो ले रही है ना उसमें मतलब लो हो रहा है। पिछले बार इतना लिया था, 500 लिया था, इस बार 400 लिया, इस बार 200 लिया, फिर 100 लिया, मतलब काफी सुधार हो रहा है। या फिर अगर प्रॉफिट की तरफ देखें तो पिछले बार इतना था, धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली आपको उसका बैलेंस शीट और उसका जो जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो उसका एजीएम में जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। केवल एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, बाकी रिसर्च में तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको रिसर्च के बाद अगर आपको लगता है कि ये अभी तो नहीं, पर फ्यूचर में इसका एक अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि सर एक चीज जानना पड़ेगा, इनको सभी को मानना पड़ेगा मैं, कि किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर ले लो, किसी भी कंपनी, चाहे वो कितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा हो बुरा हो, अगर वो रियल में अगर वो कंपनी काम ही ना करे, बंद हो जाए, तो फिर शेयर की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जिंदा इसीलिए क्योंकि रियल में काम कर रहा है। तो रियल में क्या काम कर रहा है, अगर ये चीज अपने को समझ में आएगा कि रियल में क्या काम कर रहा है, अगर रिलायंस कंपनी तो रियल में क्या काम करती है, अगर जो भी कंपनी है एसबीआई है तो रियल में क्या काम करती है, अगर वो रियल में जो काम कर रही है वही अगर वो नहीं काम करने वाली है, या फिर आगे भी उसका दिख रहा है कि वो कुछ भी नहीं काम कर पाएगी, और वो बहुत छोटा शेयर है, बहुत ज्यादा, तो पैनी शेयर में भी 20 पैसे में, पर मतलब नहीं ना वैसे शेयर पे इन्वेस्ट करने का। अगर आपका रिसर्च तगड़ा है, अगर आप उसको अच्छा देखते हैं, न्यूज देखते हैं, पर्टिकुलर चीजों को देखते हैं, अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो कुछ एक पोर्शन पे आप पेनी शेयर पे भी आप लग सकते हैं। पेनी शेयर में ना एक चीज और रहती है कि अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो लोगों को क्या सर, पेनी स्टॉक में कंपनियों को खुद का भविष्य नहीं मालूम होता है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, तो लोग उनके भविष्य पे अपना भविष्य डिपेंड कर देते हैं। हाँ, उनको ये नहीं मालूम कि हमारा, और सबसे बड़ी रिस्क जो रहती है पेनी स्टॉक में सर, पंप एंड डंप का मतलब ये है कि प्रमोटर्स और ब्रोकर्स या बड़े प्लेयर्स शेयर को 5 पैसे का शेयर था, उसको चलाते उन्होंने कर दिया है 2 रुपए। 200 के शेयर को 2000 ले जाना मुश्किल है, पर 5 पैसे को शेयर को उन्होंने 200 रुपए पहुंचा, इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है ना, इजीली ठीक है। अब आप समझिए 40 गुना कर दिया उनने, 1 करोड़ के 40 करोड़ कर दिए, 2 रुपए में ले जाके छोड़ दिया। और हमको क्या लग रहा है, 2 रुपए का शेयर है, पेनी स्टॉक है, 5 पैसे से 2 रुपए आया, अब ये 2000 जाएगा। सर मैं एक बात बोलूं, हकीकत
बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस कहाँ से हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया को देख लिया, उन्होंने अच्छा बोला, और उसके अगर व्यूवर्स अच्छे हैं और थोड़ा सा ये देखो वहाँ पे दिखाने में तो कुछ भी दिखा सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ, सब भी दिखा सकते हैं। अगर वो सोच के अगर आपने कर लिया ना तो फिर यहाँ पे फंसेंगे। दूसरा केस पता क्या फंसते हैं, ठीक है ना यार 1000 रुपये जाएगा ना, हाँ ले लेते हैं। पर अगर 1000 रुपये मांग गया, अगर 10 अगर पेनी शेयर ले लिया, 1000 रुपये, 10,000 रुपये लगा, अगर ये 10 सालों में या 5 सालों में अगर उसमें से एक भी अगर चल गया तो मुझे तो करोड़ों रुपए दे देगा। वही लॉटरी वाला सिस्टम कि भाई लॉटरी ले लेता हूँ, जिसका भी नंबर आ गया वो लॉटरी से मैं पैसे वाला बन गया। तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं ये, मतलब आप लो, लेने के लिए आपका पैसा है, आपको जहाँ लेना है आप लो, पर एक जो होता है ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, वो रिसर्च। वो रिसर्च आपको कोई ऐसा टेक्निकल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना है, पर एक बेसिक चीजें रिसर्च देख लो। तो उसका बैलेंस शीट ऑनलाइन होता है, आप उसको स्टडी करके देखो, उसके जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करती है, वो काम का मार्केट में वैल्यू है कि नहीं है, और उसका काम करने का तरीका कैसा है, ये बेसिक चीजें थोड़ा सा देखना चाहिए। कुछ पेनी स्टॉक है सर, प्रमोटर की होल्डिंग 0 हो चुकी है। हाँ, मतलब 2% प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मार्केट में शेयर मूव कर रहा है, अब प्रमोटर बाहर से बैठ के शेयर ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर ने कब छोड़ा हुआ है शेयर, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, लोन कितना है कंपनी के पास, कंपनी की ऑर्डर बुक देखना आजकल बहुत आसान है। बीएससी एनएससी की साइट पे जाइए, सब मिल जाता है ना। तो ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी की प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। चलो लॉसेस में सपोज पेनी स्टॉक कह रहे हैं लॉस पे है, तो वो लॉस दो तरीके हैं, प्रॉफिट अब होता है, लॉस कम होता है। अगर लॉस पे है तो उसका लॉस कम हो रहा है, क्योंकि अगर लॉस कमता जा रहा है तो भी अच्छा है। और अगर प्रॉफिट है कि पिछले बार दोनों प्रॉफिट में, पिछले बार अगर 1000 करोड़ हुआ, इस बार केवल 800 करोड़ हुआ, अभी देख रहा है तो 500 करोड़, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो आप है तो प्रॉफिट में पर अच्छा नहीं है, तो आपको ये चीज तो देखना पड़ेगा कि अभी वो ग्रोइंग में है या फिर कैसा है, वो डूबती हुई नहीं है या फिर उगते हुए है। लॉस वाला देखिए सर, आर पावर था, रिलायंस पावर लॉस पे था, उसने लोन खत्म किए, अब धीरे धीरे शेयर मतलब 15-16 रुपए से शेयर पहुंच गया 40-50 रुपए तक ट्रेड होने लगा, क्योंकि अब वहां प्रॉफिट पे नहीं है वो, पर उसने अपनी लॉसेस खत्म करना है, वो लोन खत्म हो रहा है। जो थोड़ा प्रोसेस में अगर जाता है ना, इंप्रूव होता है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि एकदम से वो बूम नहीं किया है, वो अगर प्रोसेस में है तो फिर वो अच्छा है। चीजें धीरे धीरे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। बिना रिसर्च किए अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो फिर तो कर सकते हैं, आ गया तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो एकदम से फिर कोई बात नहीं, गया तो कितना गया, ये सोच के आप करते जाओ। फंस तो वो लोग जाते हैं कि जाने छोड़ो, तो सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा तो 1 लाख लगा दो, 2 लाख लगा दो। अब कैपेसिटी ही 20,000-30,000 की है और पूरा पैसे इधर से उधर से इकट्ठा करके अब 1 लाख 2 लाख शेयर लगा दिए, तो ये चीज भी इशू आता है। तो ये चीज आपको ही ध्यान देना पड़ेगा कि आपको पेनी स्टॉक्स में लगाना है या नहीं लगाना है। तो क्या है पेनी स्टॉक, ये तो समझ में आ गया। अब क्या और कुछ इसमें जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट करना पड़ेगा कि अगर पेनी स्टॉक्स में, हाँ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेनी स्टॉक्स कौन कौन से अभी कितने हैं, टॉप में कैसा है क्या है, अगर आपको वो जानना है तो उसका भी आप मुझे कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो फिगर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग उसमें से चूज कर सकें। लेना क्या है ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये हमारा कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं होता कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये टोटली नॉलेज के लिए है, किसी बाय सेल प्रॉफिट लॉस के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूं और पैसे मांगूं, पैसे वैसे कुछ है ही नहीं इसमें। तो हाँ, आपके साथ नॉलेज के लिए अगर आपको करना है तो मैं जरूर बता सकता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत लेट हो गया इस बार डिले कुछ ज़्यादा हो गया था, पर कोई नहीं, अभी अब आ गए हैं, कंटिन्यूस आएगा। तो आज का टॉपिक सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि टॉपिक है क्या। टॉपिक सिंपल है, जो कि हमेशा यूज होने वाला चीज़ है। मतलब मुझे लगता है ना कि इस पे टॉपिक हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हर कोई बात करता है ना कि अगर पोर्टफोलियो बनानी है तो हमें इन शेयर पे ध्यान देना चाहिए, किस टाइप के शेयर होते हैं, बेसिकली इनको कैसे देखना चाहिए और किस तरह से देखना। तो उसी से रिलेटेड है आज जो हम लोग टॉपिक है हमारा है कि जैसे कि ब्लू चिप कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ब्लू चिप कंपनी होती है, मिड कंपनी होती है, या मिड कैप कंपनी होती है, या फिर स्मॉल कैप कंपनी होती है। एक्चुअली ये होती क्या है और इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरह से इसको पहचानना चाहिए, बेसिकली हम उसके बारे में आज बात करेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनियां रजिस्टर्ड है, हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कंपनियां छोटी कंपनियां हैं, मिड क्लास की कंपनियां हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आते हैं सर। हाँ, म्यूचुअल फंड में कहते हैं ना कि हम
निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल कैप फंड आते नहीं, हैं, actually मिड वो कैप होता है- फंड आते हैं। हाँ, है वो वो उसी का। एक्चुअली जाते हैं मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। वो नहीं, उसमें मिड कैप भी होता है, हाँ, इंडेक्स फंड भी इंडेक्स होता है, फंड भी होता है, स्मॉल कैप भी होता हाँ, है। बिल्कुल। पर ये है क्या, मतलब कैसे पहचान में आता है? तो बेसिकली होता क्या है कि जितने भी कंपनियां हैं ये सारे कहाँ पे रजिस्टर्ड है? एनएससी बीएसई में। एनएससी बीएसई क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, जो नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है। अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड है मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई भी अपने अगर डीमैट अकाउंट है तो कहीं से भी एक्सेस करके उनके शेयर्स को बाय सेल कर सकता है। अब क्या होता है ना कि जब रजिस्टर्ड होती है कंपनी, जब रजिस्टर्ड होती है वहाँ पे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो 2-3 चीज़ों का क्राइटेरिया इनका होता है, बहुत सारे वैसे होते हैं पर मेजर जो होता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन जो इनके रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं सेबी के अकॉर्डिंग और एनएससी बीएसई के अकॉर्डिंग, वो कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा फॉलो कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉलो करने वाली कंपनी होती है उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है। देखो अगर वो फॉलो अच्छा करेगी तो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी, पब्लिक है उस पर पब्लिक का ट्रस्ट करेगी, ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट रहेगा कि नहीं ये कंपनी है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं ना जो आज ओपन हुआ, हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद वो दिवालिया हो गया, वाइंड अप करप्ट हो गया, खत्म ही हो गया। तो जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनके लिए तो रिस्क हो गया ना। जैसे बहुत सारे शेयर हम देखते हैं, वो 1 रुपये का शेयर है, 20 पैसे शेयर है, सालों से उतनी चल रही है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि सालों 1 रुपये 1 साल पहले था, अचानक वो 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये भी हो गए। तो डिपेंड्स करता है चीज़ें कि रिस्क कितना आप लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ना ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, अगर लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनी की बात करूँ, ब्लू चिप, पहली बात तो ब्लू चिप और लार्ज कैप दोनों होता है एक ही है, दोनों एक ही है, बोलने की टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी है ब्लू चिप और ब्लू चिप को सर लार्ज कैप को अंतर अपन डिफरेंस यहाँ से कह सकते हैं ट्रस्ट पे डिपेंड कर सकते हैं। ट्रस्ट है, एक कंपनी है, मतलब मान लीजिए आपकी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ का है, हाँ, ठीक है। एक नई कंपनी है, आया मार्केट में, कैपिटलाइज है, टाइप हुआ, कंपनी बनी, अब वो उसका कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ का। अब आए LIC आ गई, या फिर HDFC बैंक आ गई, या टाटा की कंपनी आ गई, या जियो अभी 1 लाख करोड़ का, जियो फाइनेंशियल 1 लाख करोड़ के आसपास वो है। अब इनको कहूंगा तो मैं इसको कहूंगा टाटा ब्लू चिप, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद हम भरोसे पे जाएंगे। तो बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया है, अगर आपने बोला तो मैं बता देता हूँ कि इसका मेन क्राइटेरिया है कि आप कैसे पहचानेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, जितने भी कंपनी होता है सबका अपना अपना होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 20,000 करोड़ से ऊपर होता है उसे हम ब्लू चिप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी, ठीक है। अब ये ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में बेसिक चीजें क्या होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और जो हमें पता भी है, जनरली लोगों को पता होना चाहिए। जब अभी आपको ऐसा लगे कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा रिस्की ना हो। देखो ब्लू चिप और लार्ज चिप कंपनी है ना, वो बहुत ज्यादा मार्केट को इस तरह से नहीं जाएंगे कि आज इतना है अचानक एकदम से बढ़ गया, एकदम से गिर गया, ऐसे। वो थोड़ी सी स्टेबल होती है क्योंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट है। 20,000 करोड़ से अगर ऊपर का कैपिटलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है कि उतने 1,000 करोड़ लोगों सोच लो, उतने लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया है। हाँ, मतलब उन कंपनियों का स्टॉक गिरना मतलब मार्केट का गिरना मतलब, क्योंकि उनका मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अच्छा ये जो ब्लू चिप कंपनी होते हैं ना, जो NSE का जो निफ्टी 50 में होते हैं, इनके शेयर्स होते हैं, ये ब्लू चिप कंपनी के ही होते हैं ज्यादातर मेजर पे, और इनका एक अच्छा वेटेज है। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो बहुत अच्छा वेटेज है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होगा। अब रिस्क नहीं होने का एक ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट भी है। कुछ लोगों का है क्योंकि मार्केट में केवल इन्वेस्टर्स नहीं है, मार्केट में ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है। तो अब ट्रेडर के ना पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग है। अब आपका क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसे शेयर चाहिए जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, भयंकर वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट का वो चार्ट देख के उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो इंस्टेंट एकदम तुरंत अभी लगाया और तुरंत एकदम बूम कर जाए। अब उसमें बेनिफिट ये होता है कि वो एकदम से बूम करके आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर आपके फेवर में आ गया तो 2 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा जो शायद 6 महीने भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। पर इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर वो अपोजिट गया तो 1 दिन में ऐसा लॉस कर देगा कि सारा खत्म हो जाएगा। तो ब्लू चिप कंपनियां रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, अगर आपको ऐसी चीजें पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, तो आप पहली बात, आपने जो सब सुनते हैं हम लोग कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई अगर कुछ लोग होते हैं जिनको डाइवर्सिफिकेशन मतलब यही समझते हैं कि इक्विटी में कुछ रख लिया,
कुछ म्यूचुअल फंड में रख लिया, कुछ इंश्योरेंस ले लिया, कुछ एनपीएस रख दिया। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना। इक्विटी में भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि कुछ अपने इन्वेस्टमेंट मैं ब्लू चिप में रख लेता हूँ, कुछ मैं मिड कैप में रख लेता हूँ, कुछ स्मॉल कैप में रख लेता हूँ। अब सबके देखने का नजरिया अलग है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सपोज कि अगर 80% 20% अगर आपने एक अच्छा परसेंटेज उधर स्मॉल कैप में रिस्की ट्रेड वाले में उसमें रख दिया है, अब रिस्की में रिटर्न भी ज्यादा होता है, जो ना हाई रिस्क हाई रिटर्न। स्मॉल कैप से लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, मिड टर्म में मिड टर्म में भी मिड कैप को भी देखेंगे अपन ना, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा है। रिटर्न अच्छा है, पर पोर्टफोलियो में आप एकदम स्मॉल कैप में रखना है तो बहुत रिस्की हो जाता है। देखो आपके अच्छा रिस्क मुझे लगता है ना, मतलब वेल्थ दो तरीके हैं। अगर आप मार्केट में प्रॉफिट कमाने आए हैं फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए लाए हैं तो फिर गधे गधे नहीं रखना, गधे घोड़े सब रखना है, सभी रखना है। और अगर आपको लगे नहीं नहीं मेरे को तो बस अब भी रईस होना है, हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर ये निफ्टी 50 कंपनी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, ये आपको तुरंत रईस नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकती। आप सोचोगे नहीं मैं एचडीएफसी खरीद लूं और इंस्टेंट हो जाए, वो नहीं होगा। अगर वो हुआ है ना, अगर वो उतना हुआ है तो बाकी बहुत ज्यादा हुआ, बाकी बहुत ज्यादा हुआ है। अगर वो उतना हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छा 10% का हुआ है तो बाकी तो 20 25 30% भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको सारे तरह के शेयर्स को एक रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे रखने पड़ेंगे जो कि आपको स्टेबल है, आपको पता है कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड जैसे चीजें आ गए या कुछ ऐसे आ गया, तो इन पे क्या होता है कि ये ब्लू चिप जो कंपनियां होती है ना, ये आपके पिलर की तरह काम करती है। ये आपको ऐसे काम करेगी जिसमें आपको पता है कि ये ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी गिरते नहीं है, बहुत ज्यादा गिरते नहीं है तो जल्दी उठते भी नहीं है। ये भी है, ड्रॉबैक है सबका अपना अपना, जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। सर ये कंपनियों का ना अब मार्केट पे जो अपन नॉर्मली देखते हैं कि यार निफ्टी, मार्केट को कंसीडर अपन नॉर्मली निफ्टी के पॉइंट से करते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, आप आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, ये 3-4 कंपनियों को मिला के 30 से 40% निफ्टी का वेटेज ये लोग रखते हैं। हाँ, 10% का वेटेज है हाँ, इनका वेटेज इतना ज्यादा है। हाँ, बहुत अगर ज्यादा। हम इनको कहें कि ये हमको एकदम लॉन्ग टर्म में पैसा 5 गुना 6 गुना कर देंगे, मतलब जस्ट एक्सपेक्टेड कि निफ्टी 1 लाख पहुंच जाएगा, हाँ, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको मालूम है कि यार नहीं मुझे 100 करोड़ कमाने हैं या 200 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको बड़ा पोर्शन स्मॉल कैप और मिड कैप में डालना पड़ेगा। निफ्टी और जो ये लार्ज कैप है और ब्लू चिप कंपनियां हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करेंगे। देखो ये आपके जब कभी भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जब आपके अगेंस्ट जाएंगे ना सब सारे लोग, तो यही वो जो ब्लू चिप कंपनियां हैं जो आपको स्टेबल करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा माइनस में नहीं ले जाएंगे, आपको रोक के रखेंगे। और अच्छा जब अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली अच्छा चलेंगे। तो टोटली डिपेंड्स करता है आपके थिंकिंग पे कि आपको कैसा चाहिए। अब अगर ये हो गया कि 20,000 करोड़, पहला पहचानने का ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, एनएससी के वेबसाइट पे जाना, वहां पे भी दिख जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप जो भी वेबसाइट प्रीफर करते होंगे आप वहां पे देखना मार्केट का, उस शेयर का, पर्टिकुलर शेयर का अभी का क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये डेली चेंज होता रहता है, वो आपको दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उसका शेयर का प्राइस चेंज होता रहता है। अगर यही चीज मैं बात करूं कि मिड कैप की अगर पहचानने की, तो उसका क्या है, तो मिड कैप सबसे पहली चीज पहचानने के लिए तो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक, समझना 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी का है तो ये माना जाता है कि ये मिड कैप है। मिड कैप कंपनी जनरली सर मुझे जो देखने पढ़ने में समझ में आता है, जो देख के, मिड कैप कंपनी सर ग्रोइंग कंपनी होती है, जो स्मॉल कैप को भी क्रॉस कर चुकी है, स्टेबल। देखो हाँ। अगर आप समझोगे तो वो थोड़ा पुरानी हो चुकी है, पहली बात वो नीचे से ऊपर तक जा चुकी है, लोगों का ट्रस्ट उस पर हो चुका है, अब वो ग्रोइंग कंपनी है, वो कभी भी लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, इसको दूसरे नजरिए से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई अगर हाई हो चुका है, इतना बढ़ चुका है, तो वो और कितना बढ़ सकता है। अगर मतलब ये भी अगर देख सकते हैं ना पोर्टफोलियो में, अगर आपको देखना हो कि आप पूरा का पूरा पैसा अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, सर जैसे अपन ने ब्लू चिप की बात करी, तो ब्लू चिप और लार्ज कैप में ना एक बेसिक जो डिफरेंस है, जो अपन ने कहा कि कोई कितना बढ़ सके, मिड कैप नहीं, ब्लू चिप और लार्ज कैप, अच्छा, उसमें डिफरेंस ये है कि हम लार्ज कैप को कभी ये कहेंगे कि ये ब्लू चिप है, हाँ। क्योंकि सारे लार्ज कैप ब्लू चिप नहीं है, हाँ। पर सारे ब्लू चिप लार्ज कैप हैं। हाँ, ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो उस पे हम ये कब कहेंगे कि ये ब्लू चिप है, ये आपने कहा ना कि कितना बढ़ चुका है, और परफॉर्मेंस वो ट्रैक रिकॉर्ड भी डिपेंड करता है। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, हाँ। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, पब्लिक का भरोसा बहुत अच्छा रहा है, लंबे समय से कंपनी काम कर रही है, उनको हम ब्लू चिप कहेंगे। ब्लू चिप नाम का कोई सेक्टर नहीं है बाजार में,
मतलब आप कहेंगे कि आप गूगल में सर्च करेंगे पर एनएससी पे जाके आप कहेंगे ब्लू चिप, तो ब्लू चिप आगे निकल के कुछ नहीं आने वाला है। नहीं नहीं, वहां से कुछ नहीं वहां आएगा। से कुछ नहीं आएगा। मेन तो सही एग्जैक्टली है कि किसी का अभी कौन कितना अच्छा है, बेटर है। अगर किसी के पास अगर इतना पैसा लेके बैठ गया तो जरूर थोड़ी कि वो अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, होगा। बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपका बताता है ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास्ट से। Past तो से। अगर पास्ट से आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करते हैं, अगर आपको कंपनी कोई है जो प्रॉपर फॉलो करे, लिक्विडिटी अच्छा है, अगर आप उसको अगर पैसे सपोज, कई बार ऐसा होता है सर, हम लोग बात करते हैं अगर कुछ छोटी छोटी कंपनियां, बहुत सारे कंपनी का नाम नहीं ले सकते, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें ना केवल आप मार्केट ओपन करेंगे और एकदम से हुआ आज का 20% हाई हो गया, मार्केट हो गया बंद, केवल बायर बायर बैठे हुए, सेलर नहीं है। अच्छा, ये लोग जो बैठे रहते हैं ना, आज जैसे आपने एंट्री ले लिया, अब 2 दिन बाद दिखेगा 100 रुपए का सीधा 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, पर जब आप बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं उसमें। अब ये प्रॉब्लम ना आपको ब्लू चिप कंपनियों में नहीं आएगी कि लिक्विडिटी का इशू आ रहा Liquidity का है, कभी जब सेल करने जा रहा हूं तो वहां पे सेलर बायर ही नहीं मिल रहा है, या फिर बाय करने जा रहा हूं तो सेलर ही अवेलेबल नहीं है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है। प्राइस कई बार ऐसा होता है, कई बार अच्छा बड़े बड़े कंपनियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो स्मॉल कैप में ज्यादातर होता है कि आप जब ट्रेड करोगे, आप जब बाय सेल करने जाओगे उतना शेयर, जैसे अगर 1000 शेयर को आपने सेल किया तो 1000 शेयर सेल ही नहीं होता है, वो 800, 600, 500, 200 होता है, बाकी दूसरे रेट से होता है। वो ये होने का रीजन यही होता है जब वहां पे लिक्विडिटी की इशू आती है। अब सर जैसे एक आईपीओ आया पेटीएम, आईपीओ ही 21,000 का हुआ। हाँ लार्ज कैप, हाँ, पर नहीं कह सकते, नहीं, मतलब वो हो गया लार्ज कैप कैटेगरी में आ गया, पर उसको हम ब्लू चिप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था लिस्टिंग के पहले तक, ठीक है, तभी हाँ। वो इतना बड़ा आईपीओ लेके आए। हाँ 1 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर 400, हाँ 2000 का शेयर 400 आ गया, अभी 700 800 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हाँ। तो ये मतलब बचाने का बेसिकली ये था कि ये लार्ज कैप और ब्लू चिप में ये पहचानना है, पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। आईआरसीटीसी, आप उसको आप लार्ज कैप कह सकते हैं, ब्लू चिप भी कह सकते हैं। हाँ। मतलब वो शेयर तो आपको रिटर्न दिया ना, स्प्लिट हुआ 5000 में जाकर, मतलब पैसा 5 गुना कर दिया। अरे लोगों ने जी कितने उसमें करोड़ों रुपए कमाए, मतलब 800 रुपए का शेयर जाके आपको 500 4000 5000 ट्रेड हो गए, स्प्लिट हो गया, फिर 1 के 5 कर दिए शेयर, कितनी सारी चीजें हुई इसमें। बहुत सारी एलआईसी भी वही है, पर हम ये डिफरेंस है बेसिकली। तो बेसिक वो तो होता है कि किसी का एक्सपीरियंस कितना है, पास्ट का कितना है, उसके अकॉर्डिंग है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो सिंपली स्मॉल कैप मतलब जो नई कंपनियां हैं या फिर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से नीचे का है। 5000 करोड़ से, देखो इसमें जो करोड़ों की बात करते हैं, 5000 करोड़ 10,000 करोड़, ये अकेले का पैसा होता नहीं है, पूरी पब्लिक के पैसे है। तो 5000 10,000 करोड़ होना कोई बड़ी चीज नहीं है। आईपीओ में लोग ला रहे हैं 20 करोड़ 30 करोड़ 30,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का आईपीओ में लेके आ जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्योंकि एक इंडिविजुअल का पैसा है नहीं, ये पूरी पब्लिक की पैसा है, पब्लिक ने जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, केवल उससे नहीं होगा। पर हाँ, ये माना जाता है चीजें, क्योंकि अगर आप न्यू हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं शो हो रहा है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना उतना ज्यादा नहीं होता। पर हाँ, अगर वोलेटिलिटी की बात करें, अगर फ्लक्चुएशंस की बात करें, तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। अब आपको सोचना ये है कि मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मार्केट में यहाँ पे एंट्री करना है। नंबर ऑफ कंपनियां भी सर स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा है। आप म्यूचुअल फंड का उठा लो ना सर, मतलब वहां पे आता है कि निफ्टी 50 में हम इन्वेस्ट करेंगे, हाँ मिड 100 में इन्वेस्ट करेंगे, हाँ स्मॉल 500 में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब उनका जो टर्मिनोलॉजी है ना, आप समझिए, मतलब मैं 500 स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, हाँ। क्योंकि वहाँ वॉल्यूम बहुत, नंबर ऑफ कंपनी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, पर मैं ये नहीं कह सकता ना मैं 500 लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करूंगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सकते? शेयर का प्राइस भी तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मतलब अब मैं कहूँ कि नहीं एमआरएफ के मैं 100 शेयर खरीदूंगा, एक शेयर में हालत खराब हो जाएगी। तो ये अंतर आ जाता है। नहीं, एक्चुअली अंतर आता है। और दूसरी चीज ये है ना कि वॉलेटाइल भी मिल रहा है, तो मार्केट में मूवमेंट भी। आप देखो म्यूचुअल फंड में अगर आप स्कीम पे जाते हो तो कंपेयर करके देख लेना, सबसे ज्यादा आपको रिटर्न स्मॉल कैप ही दे रही है, सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है। अब वो क्यों दे रही है? क्योंकि ये चीजें म्यूचुअल फंड में लोग, जब उनके रिसर्चर जब ये डायरेक्ट ये चीजें कर रहे हैं तो अपने को तो समझ। पर हाँ, ये किस चीज के लिए है, आपको अगेन बोल रहा हूँ, आप इंट्राडे हो, इंट्राडे काम करना है और आपने बिना किसी नॉलेज का किसी भी तरीके से आपने कोई शेयर उठा लिया, तो यहाँ पे जरूर जानना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर उठाया तो वॉलेटाइल इतना ज्यादा रहेगा कि आपको बहुत ज्यादा सोचने का मौका नहीं देगा। अगर सोचने का मौका नहीं दिया तो अगर आगे फेवर में, तो आपको तो लगेगा कि यार आपका किस्मत चल रहा है, पर अगर अगेंस्ट गया तो एकदम से खराब कर देगा। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक अभी पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो में सर क्या क्या आपको लगता है कि ये चीजें, बेसिक चीजें तो होनी चाहिए? सर पोर्टफोलियो में अगर आप देखिए, दो है, मतलब अगर पोर्टफोलियो को सिर्फ हम ये देखें
कि जो पोर्टफोलियो का वो पोर्शन जिसमें कंपनियां रखनी है मुझे, हम्म। मतलब स्टॉक मार्केट में लेके जाना, उनको बॉन्ड और गोल्ड और लैंड इनको हटा दूं मैं कि यार नहीं, मुझे मान लो 30% पैसा या 50% पैसा मैं स्टॉक मार्केट में लेके जा। उस 50% में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी बेसिकली आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ। क्योंकि अगर मेरी एज 50 है, हाँ। तो मैं सर स्मॉल कैप अवॉइड करूंगा। मतलब मेरा पैसा ऐसा कि 5-7-10%, 15% जो एक्चुअली निफ्टी जो रिटर्न दे रहा है, निफ्टी ऑन एवरेज रिटर्न 15% के आसपास चलो रिटर्न दे रहा है। 15% मतलब कि निफ्टी अगर आज 20,000 में ट्रेड हो रहा है, तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि एक साल में निफ्टी 21,500 ट्रेड होगा। 15% ट्रेड, सॉरी 22,500, 23,000 के आसपास ट्रेड होगा। 15% के आसपास रिटर्न देगा फ्लक्चुएट होते होते। पर अगर मेरी ये 40 साल है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो कुछ पोर्शन मिड कैप में भी लेके जाऊंगा, थोड़ा बहुत माइनर पोर्शन स्मॉल कैप में। पर अगर मैं 30 साल का यंग लड़का हूँ, तो मेरा जो सिनेरियो है सर कि मैं 50% स्मॉल कैप में जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तब उस टाइम तो खुल के आप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप कब लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगा 20 साल बाद, क्योंकि हर लार्ज कैप कंपनी पहले स्मॉल कैप की थी। एग्जैक्टली ना, पहले शुरुआत तो नीचे से होती है। हाँ, मतलब 10 रुपए के शेयर भी मिल रहे थे। वो टाइटन मान लीजिए जो 4,000-5,000 में ट्रेड हो रहा है, है ना। वो ऐसा नहीं है कि झुनझुनवाला जी ने 4,000 में शेयर खरीदा था, उन्होंने 10-20-30 रुपए में कहीं शेयर खरीदा था। वो भी पहले पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप ही था। तो अब वो जाके वहां पर पहुंचा जिसमें अच्छा खासा शेयर हो गया। तो बेसिकली आपका टाइम, आपका एज क्या है, एज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और दूसरी चीज की वो पैसा किसका है। हाँ, ये पैसा अगर आपका एक्स्ट्रा मनी है, ऐसा है कि जिसपे आपको कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका ऐसा पैसा है जो कि हाँ नॉर्मली एक लॉस भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, फिर तो खुल के खेलो, फिर तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा रखो। पर अगर हाँ आपको ये रिस्की वाला है कि अगर जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक आदमी था, वो कुछ एडवाइस लेने की बात कर रहा था, तो उसका क्या था ना, उससे पूछा गया कि सर ये आपके पास जो पैसा है ये किसका पैसा है। बोला सर मेरा है। बोला सर नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एजेड था, 60 ईयर्स का था, 50-60 ईयर्स का था, रिटायर होने वाला था। सर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो बोला क्यों। बोला सर यही पैसा अगर आप हम बेटे को दे दोगे ना तो मैं उसमें करवा दूंगा। तो बोला सर पैसा तो वही है ना, मुझ में करूँ या फिर मेरा बेटा करे। बोला नहीं सर फर्क है, आपके पास अगर पैसा है ना, जो पेरेंट है, तो आपका पैसा एक्चुअली आपका होता नहीं है, वो पूरे परिवार का पैसा होता है। पर आपके बच्चे के पास पैसा है ना, वो केवल इंडिविजुअली उसका, उस पर आप अधिकार उतना नहीं करोगे। तो पैसा मैटर करता है कि किसके पास है और किस तरह का पैसा है वो। अगर आपके पास ऐसा पैसा है जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, वो एक्स्ट्रा मनी है, तो फिर तो खुल के कर सकते हो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा रिस्क ज्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ, बेसिकली रिस्क की अगर बात करूँ तो ज्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में लो। और अगर रिस्क लगता है कि बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है, बहुत माइनर से, अगर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तो भी चलेगा। हाँ, बैंक एफडी से ज्यादा आता रहे। हाँ, बैंक एफडी से ज्यादा आता रहे तो एचडीएफसी बैंक ले लो। सर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो केवल एफडी ही करवा रहे हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरीके के हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं चाहिए इतना वोलेटाइल, एक दिन भी अगर लॉस हो गया ना 2 रुपए। प्रॉब्लम क्या है कि जब पैसा खुद का होता है तो मैं सब मेरा कोई पोर्टफोलियो हो, मैं रोज सुबह उठ के, मतलब मार्केट खुला, मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, पर मैं पोर्टफोलियो खोल के जरूर देखूंगा। और अगर मेरा शेयर मान लो मेरा 200 रुपए में खरीदा और 180 ट्रेड हो गया, इससे अच्छा तो एफडी थी। हाँ, यही होता है कि यार इससे अच्छा एफडी था, कम से कम 150 आया, एक काम करता हूँ 100 शेयर में 50 निकाल देता हूँ। नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो, हाँ, पर वो वही शेयर 10 साल के बाद 500 में ट्रेड होगा। हाँ, फिर वो अफसोस करेंगे, अफसोस करेंगे। पर वहां पे भी सेटिस्फाई होते हैं कि छोड़ो ना यार, मेरे को नहीं चाहिए, उतना जानना ही नहीं मेरे को इससे। तो देखो अलग अलग तरीके के, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा रखना है, आपके पोर्टफोलियो को किस तरह का शेयर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपको तय करना पड़ेगा। पर मेन जो हमारा कहने का मतलब था कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप को कैसे आप अलग देखते हैं, क्या चीजें होता है, तो इन चीजों से अलग देख सकते हैं। जिसका एक तो कैपिटलाइजेशन होता है, दूसरा होता है उसमें कितने टाइम से है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को कितने फॉलो कर रही है कंपनी। अगर वो फॉलो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली निफ्टी में अगर फॉलो नहीं करोगे आप तो निफ्टी 50 से बाहर हो जाओगे। टोटल 50 कंपनी ही रहती है उसमें, पर 50 कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आज अगर हो गया तो सालों साल जिंदगी भर वही रहेगा, वो कोई भी हट कर जाएगा, वो चेंज होता रहता है उसमें। 50 से ज्यादा नहीं होगा, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का। अभी तो सर बीच में चल रहा था वो शायद रीशेड्यूलिंग हो रही थी, तो जोमेटो का अंदर जाने का चल रहा था, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है। हाँ, मतलब ऐसा है कि मार्च अप्रैल तक उसके जो ग्रोथ में काम चल रहा है उसका, जोमेटो का। अब स्विगी का आईपीओ आने वाला, क्या होने वाला पता नहीं, पर बाकी हाँ ऐसा था कि वो निफ्टी 50 में शामिल हो सकता है। अब ये चीजें हैं, क्योंकि वो अगर वो शामिल होगा तो कोई ना कोई बाहर जाएगा। हाँ, कोई ना कोई बाहर जाएगा, और बाहर वही जाएगा। तो स्विगी, जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल, ये 2 शेयर थे कि वो उसके अंदर जा सकते हैं। पर बाजार अभी तो चल रहा है 1 महीने से तो डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे की ओर जा रहा हो।
चलो कोई नहीं, नीचे जा रहा है तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी Average होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो एंट्री नहीं किए होंगे उस टाइम, अब उनको दिख रहा है, उनके पास एक मौका दिया गया कि बेटा आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ वापस, आ गया, अब जाके बैठ जाओ। हमारा एक मित्र सर वो और गिर जाए और गिर जाए, मैंने कहा क्यों गिर जाए भाई, कहने नहीं और गिर जाए, क्यों गिर जाए, इन्वेस्ट कर ऑलरेडी 40% लॉस, पोर्टफोलियो माइनस चल रहा है उसका, कोई कह रहा और नीचे आ जाए, तो एवरेज और नीचे आ जाए, कॉस्टिंग मुझे कम करनी है, मुझे तो 20 साल बाद रिडीम करने हैं, हाँ, और नीचे आ जाए तो मैं और परचेस कर लूँ। मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर हो ना, आपको इसके ज्यादा दिक्कत ही नहीं होनी है। मार्केट कितना भी गिर जाए आपको ज्यादा इशू होता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा कोई इशू नहीं है। फिर आप तो इन्वेस्टर हो ना, आपने ये तो सोचा नहीं था कि एक बार मैंने बाय कर लिया और जिंदगी भर के लिए रखेगा। आप तो बीच बीच में बाय करने वाले थे ना, तो बेटर ये है ना कि अगर आपको गिर गया है वहां पे और बाय कर लो। आपका बाय करना मत छोड़ो, आपको जो इन्वेस्ट करना है वो एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर्स नहीं हो। आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग सारे कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूँ, एक बार शेयर खरीदते हैं और सोचते हैं कि मैं एक दिन इंतजार करते हैं कि अब मैं इसे करोड़पति कब बनूंगा। अरे यार ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा आपको मार्केट में ये भी देखना पड़ेगा। सर दूसरा ये होता है कि शेयर जब खरीदते हैं हम तो हमको लोगों को ये समझ नहीं आता कि जैसे अभी अपन ने लार्ज कैप मिड कैप इसकी बात की, एक्चुअली पोर्टफोलियो डिजाइन हुआ ही नहीं है लोगों का। उन्होंने क्या किया हुआ है, जिन कंपनियों को जानते हैं, हाँ। मैं आपको कुछ कंपनियों का नाम बता रहा हूँ, वो सबके उसमें मिल जाएंगे। हाँ। मतलब आप किसी को भी 90% लोगों के पोर्टफोलियो में वो शेयर होंगे। हाँ। उनको बाकी कंपनियों के नाम ही नहीं मालूम, नहीं पता, उनको सीधा से रहता हाँ आपके पास टाटा मोटर्स है, हाँ है। आपके पास टाटा पावर है, हाँ है। आपको अडानी पावर क्या, हाँ है। SBI है, हाँ है। HDFC बैंक हाँ 2 शेयर खरीदे हुए थे। रिलायंस है, ये है। ओला आया, सबने खरीदा, क्या ओला, हाँ हाँ लिया, थोड़ा और नीचे आ जाए, हाँ बेच दिया हमने। एक्चुअली वो चल वैसे रहा है, वैसे ही चल वैसे रहा है कि भाई आप चीजों को जो दिखता है ना, जो सब लोगों के पास लगता है कि यार ये ले लेना चाहिए, पर आपका पोर्टफोलियो आपका इंडिविजुअल है, आपको खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा। ये वो लोग उनके हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट अलग है, आपका इन्वेस्टमेंट अलग है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इस पे हम लोग समझ सकते हैं। और आगे अभी और वीडियो आएगा, कंटिन्यूसली वीडियो आएगा, तो जो भी आप यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी इशू आता है, किसी तरह का कोई जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप कमेंट कीजिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सर आज हम लोग स्टार्टिंग क्या हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है सर, सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, सर आज हमारा टॉपिक है ब्रोकर और वाली डीमैट अकाउंट। हाँ, मतलब बेसिकली ब्रोकर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर का रोल क्या होता है। और वो डीमैट अकाउंट इसलिए कि जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएट आपने समझ ही गए होंगे कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट 2 अलग अलग चीजें होते हैं। तो सर हम ब्रोकर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिकली सर हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारी प्रोसेस है वो ब्रोकर के थ्रू ही प्रोसेस होता है। एक्चुअली क्या होता वहीं से सर, होता वहीं है। तो मैं आपसे कहूँ कि हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे या हम ब्रोकर के बारे में बात करेंगे, तो लगभग सेम ही। जब तक हम उसके रोल के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें उस प्रोसेस को पता नहीं चलेगा। हाँ, तो पहले अपन ब्रोकर के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? सर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाँ। स्टॉक मार्केट एक का जो फिजिकल एरिया है, हाँ। बाउंड्रीज हैं, तो वहाँ पे सबको एंट्री नहीं मिल सकती कि मेरी इच्छा है तो आज मैंने मुंबई की टिकट कटाई और मेरे को ये इस कंपनी का शेयर खरीदने हैं या उस कंपनी का शेयर बेचने हैं, तो उसके लिए ना सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में चलता है सर। तो वहाँ पर हमारे बिहाफ पे जो ट्रेड करता है, जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, एक डोर मानिए एंट्री, वो रास्ता ब्रोकर के थ्रू होके जाता है, जो कि उसको ट्रेडिंग के लिए, हमारे सौदे लगाने के लिए, हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीद, वो अपना पैसा नहीं लगाते, पैसा हमारा ही होता है। तो हम एक पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, हम लोग भटकाते नहीं, हम लोग पॉइंट पे पॉइंट बात करते हैं कि एक ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। तो अगर गाइस आप लोग को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आएगा वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जैसे पिछले वीडियो में बताया था सर हमने कि वो दोनों साथ में ही खुलता है, इसीलिए मैं एक ही लेके चल रहा हूँ कि एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। राइट सर। अब डीमैट अकाउंट सर सबसे पहला क्वेश्चन है, डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए, पर ये डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे कहाँ पे, कहाँ जाना पड़ेगा? सर मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर, जिनको हम हिंदी में दलाल कह सकते हैं जी, जो डीलिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, उनके पास ही हम अकाउंट खुला सकते हैं।
और बहुत सारे ब्रोकरों के नाम मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। हाँ चलिए, वो हम लोग बाद में बात बताएंगे। बात लास्ट में करेंगे, हम लोग उनके थ्रू अपन ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। आज मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। जी तो सर। आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए या तो फिजिकली फॉर्म में जाइए किसी ब्रोकर के यहाँ। बिल्कुल आप वो ब्रोकर के यहाँ फिजिकली जाइए। आज के डेट में से पहले ज्यादा रहता था, 2015-14 की बात करूँ तो उस टाइम में बहुत कम ऐसी ब्रोकिंग कंपनी थी जो कि ऑनलाइन प्रोसेस में करती थी। उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, एक दो बहुत सारे जो ब्रोकर थे वो लोग फिजिकल फॉर्म में, सर एक बुकलेट आता, जैसे बुक आता है ना इतना बड़ा, वो बुक आता था और दो अलग डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का दो अलग अलग रहते थे। और उस बुक में ना जाने कम से कम 100, 150, 50 साइन करने पड़ते थे। सर उसका एग्जांपल आप मानिए, अपन रजिस्ट्री करने पहले जाते थे, हाँ। कितने साइन होते थे। हाँ। आज नहीं होता, आज तो थंब कीजिए और आधार के थ्रू रजिस्ट्री सब हो जाती है। वही प्रोसेस यहाँ। तो उस टाइम हम लोग बहुत सारे साइन करवाते थे और उस टाइम हम लोग इतना साइन करने वाले थक जाते कि यार कहाँ पे यार क्या खुल रहा है। उस टाइम पता भी होता था कि दो अलग अलग बुकलेट है, मतलब डीमैट का है और ट्रेडिंग अकाउंट का। अब नहीं पता होता, ऑनलाइन हो गया, हजारों कंपनी है ऐसे जो कि आप काम कर सकते हैं। उस पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सर, है ना, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर जब तक नहीं होगा तब तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम से जी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में आगे आपको सेगमेंट समझ में आएगा, सेगमेंट बता रहा हूं। अगर आप इक्विटी में जैसे शेयर जिसको बोलते हैं ना, शेयर पे अगर आप खरीदी बिक्री करते हो तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब 6 महीने बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। ITR की जो मांगते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप कुछ भी नहीं देते हो, केवल आप बैंक का जो फ्रंट पेज अगर आप फोटो कुछ की देते हो जिसमें IFSC कोड और आपका बैंक डिटेल या फिर अकाउंट नंबर ये सब चीजें रहती है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। पर अगर आप FNO में काम करना चाहते हो, कमोडिटीज में काम करना चाहते हो, करेंसी में काम करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका ITR कोई भी एक इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो ही आपका ओपन होगा। अब ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो कि सब फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए, ये सब प्रोसेस रहता है। ये डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं, आपका ऑनलाइन एक दिन में, बहुत सारे आपको बोलेंगे 5 मिनट में हो जाएगा, हो भी जाता है। अगर आपका अकाउंट में अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपका रेडी है तो 5 से 10 मिनट में अकाउंट ओपन होते हो। बिल्कुल सर, डिजिटलाइजेशन है। डिजिटलाइजेशन है तो इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं लगता है। पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि एक दिन का प्रोसेस है। वो सारे होने के बाद दूसरे दिन आपको मेल आ जाता है, ID पासवर्ड मिल गया, आप उसके बाद आप एलिजिबल हो गए ट्रेड करने के लिए। जी जी। अब हम समझते हैं, इसको समझना चाहते हैं कि ये जो ब्रोकर जिसके पास हमने नाम ले रहे हैं, ये होता क्या है, इसका रोल क्या होता है, कौन होता है ये ब्रोकर? सर देखिए, जब हम डीमैट अकाउंट, अभी आपने जैसे प्रोसेस बताई कि डीमैट अकाउंट, इस प्रोसेस के थ्रू, इन डॉक्यूमेंटों के थ्रू डीमैट अकाउंट खुल जाता है। जी। जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाते हैं सर, हमने फर्स्ट वीडियो में जो बात की हुई थी, हाँ। कि जहाँ पर तो हमने वहाँ ये भी बताया था कि जब डीमैट अकाउंट खुलाते हैं हम अपनी सिक्योरिटीज को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे जहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो अकाउंट डीमैट अकाउंट कहलाता है। अब वो डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर के यहाँ पे खुला हुआ है, जो ब्रोकर ने सेबी से और NSE से लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर होते हैं। वो ऑथराइज्ड होते हैं ट्रेडिंग करने पे हमारे बिहाफ पे। मीन्स हमको अगर लगता है कि हमको कोई चीज सेल करनी है, या हम नए हैं तो हमको कोई चीज खरीदनी है, कोई शेयर्स खरीदने हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, इवन अब तो इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सारी चीजें सब ब्रोकर के थ्रू अवेलेबल है। तो वो खरीदना है तो हम वहां से खरीद सकते हैं, हमको डायरेक्ट कंपनी के पास जाने की जरूरत, वो मीडिएटर आप कह सकते हैं सर। अब इसको थोड़ा समझते हैं, इसको मीडिएटर कैसे, आपने क्या बोल रहे हो उसको मैं समझा देता हूँ। मीडिएटर मुझे समझ में, एक्चुअली ये जो ट्रेड हो रहा है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो, ये शेयर पे जो कर रहे हो, शेयर कहाँ पे लिस्टिंग होती है? लिस्टिंग का मतलब आपको बता दूं, लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। ये कहाँ पे लिस्टिंग होती है सर? ये NSE, BSE मेन यही है। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे हैं लोगों को, अच्छा बहुत सारे लोगों को यही पता है कि स्टॉक एक्सचेंज केवल NSE और BSE है। पर आपको ये भी बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज हर स्टेट में होता है, कुछ स्टेट में नहीं है, क्योंकि 2 स्टेट का मिला के एक स्टेट को कर रहे हैं, जैसे ROC होता है ना, उस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। पर जो सेंट्रलाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 ही है, NSE और BSE। जो पुराने BSE शायद हम लोग डिस्कस भी किए थे किया हुआ है। तो ठीक है, जो NSE और BSE में कोई भी कंपनी जो वहां पे लिस्टिंग है, उस कंपनी के शेयर को अगर हमें खरीदना है तो हम डायरेक्टली वहां पे नहीं जाते हैं, हमें वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं डायरेक्ट NSE और BSE में। तो उसके बिहाफ पे ब्रोकर्स होते हैं जो काम करते हैं। ब्रोकर किसके बिहाफ पे काम करते हैं? मीडिएटर काम करते हैं। क्लाइंट मतलब जो कस्टमर या क्लाइंट बोल लो,
जो ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो NSE है BSE है, इन दोनों के बीच का काम करते हैं। मतलब ब्रोकर को ऑथराइज किया जाता है कि आप वो पर्सन हो जो कोई भी हमारे पास अगर ट्रेड करना चाहे या हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहे तो आप उनको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके दे सकते हो। मतलब हम जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, वो सारे प्रोसेस वो होता NSE का ही चीजें, पर वो कौन करता है? ब्रोकर करता है। ब्रोकर आपके कहने पे आपका ऑर्डर लगा सकता है, आपके कहने से। मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, जिसको हम एक ऑनलाइन कहते हैं, एक ऑफलाइन कहते हैं। सर हम बात थोड़ा सा कर सकते हैं, लगता है कि कर सकते हैं ना। हाँ बताइए। ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग, क्वेश्चन उठता है कि यार ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफलाइन ट्रेडिंग बहुत सुनता हूँ, ये होता क्या है? कोई अलग से कुछ भी चीजें नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब वो होता है कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, ऐप है, आप ऐप के थ्रू आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ये आप ही लगा रहे हैं, बोला कोई भी आपको उस लेवल के बारे में कोई बोला, आपने ऑर्डर लगाया ना, तो ये जो आपने लगाया ना, ये होता है ऑनलाइन। और यही ट्रेडिंग, जैसे SBI को बाय करना है या किसी भी शेयर को बाय करना है, रिलायंस को बाय करना है, तो रिलायंस का शेयर को आप खुद बाय नहीं कर रहे हैं, आप किसको फोन लगा रहे हैं? अपने ब्रोकर को। आप ब्रोकर को फोन लगाते हैं, अपनी डिटेल बताते हैं उसको कि मेरा ये ID है, क्लाइंट कोड है, ये मेरा डिटेल है, वो कंफर्म करता है। उसके बाद आप बोलते हैं कि सर मुझे रिलायंस का शेयर को यहाँ से बाय करनी है। वो बोलता है कि ठीक है, आप बताइए किस रेट से बाय करनी है, कितने शेयर बाय करनी है। ये रिकॉर्डेड लाइन पे होती है, क्योंकि उनके कंप्लायंस होते हैं। वो आपके बिहाफ पे वो काम कर देता है। मतलब वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है, पर वहां पे अभी यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ब्रोकर कर रहा है। वो कस्टमर के लिए ऑफलाइन हो गया, यूजर के लिए। तो इसको हम जो ट्रेड कहते हैं ना, वो ट्रेड हम ये कहते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग। ऑफलाइन ट्रेडिंग को फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। ऑफलाइन ट्रेडिंग जो फोन पे हम बोलते हैं, और जो आपके बिहाफ पे ब्रोकर या सब ब्रोकर, मतलब उस ऑर्डर को मैंने खुद ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, नहीं किया, मतलब आपके मेरे बिहाफ पे, मेरे कहने पर ब्रोकर ने एग्जीक्यूट किया है, तो मेरे लिए वो ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन हो गया वो। ऑफलाइन ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, और कोई अलग नहीं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखा। लोगों को ये लगता था पहले, अभी भी शायद बहुत सारा लगता है कि यार ऑफलाइन मतलब कि कहीं जाके ब्रोकर के पास जाके और फिजिकल फॉर्म देंगे, उस पर ट्रेड करना और लिखने के लिए, ऐसा कुछ होता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बिहाफ पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं उसको हम ऑफलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। तो हमारे यूजर्स सर कंफ्यूज तो होंगे नहीं, उनको वो तो क्लियर हो चुके हैं कि ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या अंतर है। बिल्कुल। तो ये आज दो टॉपिक हो गया, एक तो ब्रोकर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की प्रोसेस है, और ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग हो गया। ये चीज समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सर एक और चीज होता है सर जी, जैसे अभी हमने बात किया ना कि क्लाइंट कस्टमर जो होते हैं, क्लाइंट जो होते हैं, क्लाइंट और NSE के बीच में मीडिएटर कौन काम करता है? ब्रोकर काम करता है। अब ब्रोकर और कस्टमर के बीच में भी एक और होता है, उसको कहते हैं सब ब्रोकर। ओके। अब ये सब ब्रोकर क्या होता है? सब ब्रोकर वो होता है जो ब्रोकर के नीचे काम कर, मतलब ब्रोकर का ही एक लाइसेंस लेता है कि आप ब्रोकर हो, उसका सब ब्रोकर बन गया। मतलब आपके बिहार पे आपको जो अथॉरिटी काम करने का ना, उसी अथॉरिटी ब्रांचेस कह सकते हैं, ब्रांचेस कह सकते हो कि उसी की अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ, उसका फ्रेंचाइजी एक तरह से ले लिया। तो उसका सब ब्रोकर का भी लाइसेंस लेना पड़ता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो ब्रोकर के पास लेना पड़ेगा। अच्छा, सब ब्रोकर का भी लाइसेंस जो होता है ना, वो केवल सब ब्रोकर नहीं देता है, वो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो डायरेक्ट NSE से भी होता है, NSE से होता है, मतलब NSE के बिहाफ पे आपको होता है। तो वो सब ब्रोकर होता उसी का ब्रोकर के थ्रू है। अब जैसे ब्रोकर कौन कौन से हैं चीजें बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। किसी का नाम लेता हूँ, जैसे शेयर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, चॉइस ब्रोकिंग हो गया। चॉइस में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा, ठीक है। मैंने बहुत समय से उसमें काम किया और अच्छी सर्विस लगी मुझे। नहीं अच्छी है उसका। अगर आप जी बिजनेस में अगर देखते हो ना, तो उनके जो रिसर्चर हैं जो देखते हैं, उनका डेली वहाँ पे रिकमेंडेशंस भी आता है। तो ठीक है, मतलब मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे चॉइस ब्रोकिंग के ले लिया, ठीक है। अब ये चॉइस ब्रोकिंग है, क्या काम कर रही है? ब्रोकिंग का काम कर रही है। अब अगर उसके बिहाफ पे किसी ने कोई पर्सन है जो वही सब ब्रोकिंग काम करना चाहता है, तो चॉइस ब्रोकिंग के पास वो सब ब्रोकिंग सर्टिफिकेट वो ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट देगा, सिक्योरिटी मनी रहती है, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स होता है बेसिकली, वो सारी चीज कर लोगे तो आपके बिहाफ पे, मतलब उनके बिहाफ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑनलाइन आप जाइए, आप बहुत सारे ऐप, आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिलेंगे, आप उसका नाम डालिए, ऑनलाइन आप अपना नंबर डालिए, कॉल आ जाएगा, उसके ऐप के थ्रू प्रोसेस में जाइए, आप सिंपली हो जाएगा। जैसे चॉइस ब्रोकिंग आपको करवाना है ना, कुछ नहीं करना, आप उसको ऑनलाइन जाके चॉइस ब्रोकिंग डाल लो, साइन अप करके आप अपना प्रोसेस में कर दो, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद आप अपना फंड वहाँ पे ऐड कीजिए और आप अपना ट्रेड कीजिए। सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं एक बार समराइज करूँ सर, मुझे जितना समझ आया जी। बेसिकली अपन बात कर रहे थे डीमैट पे और
डीमेट अकाउंट और ब्रोकर पे। हाँ। तो मुझे ब्रोकर से ये समझ आया हाँ। इतने सारे डिस्कशन के बाद हाँ। कि ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति हाँ। कह सकते हैं अपन, या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है हाँ। जो हमारे और स्टॉक मार्केट के बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता है। जी। और हम इतने सारे लोग हैं, सपोज मैं बायर को ढूंढने में मदद करता है, हाँ। सेलर को ढूंढने में मदद करता है, बिल्कुल। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। और हम घर पर बैठकर भी अपनी सिक्योरिटीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को बाय और सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और सर्विसेज देता है। जी। सर इसके बारे में, इसके लिए वो कुछ चार्जेस भी लेते होंगे फिर? हाँ बिल्कुल लेते हैं। ये चार्जेस केवल उसको नहीं जाता है जिसको हम ब्रोकरेज कहते हैं ना, ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। ओके, गवर्नमेंट टैक्सेस और बाकी चीजें। एग्जैक्टली बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, पर वो होता इतना नॉमिनल है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, बहुत नॉमिनल होता है। पर हाँ हाँ ये आप सीधा सिंपल अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वो ब्रोकर कोई फ्री में देता है? फ्री में कोई नहीं देता है, सभी का कुछ ना कुछ चार्जेस होता है। और उस चार्जेस पे लगने वाला मतलब आपके और उनके बिहाफ पे जो, मतलब आपके बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं ना, इसके जो काम करने का एक चार्जेस लेता है जिसको हम कहते हैं ब्रोकरेज। मतलब सर ब्रोकर, मैं चाहूँ कि मैं ब्रोकर से बात नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट अपने शेयर बेच दूँ, तो ये संभव नहीं है? नहीं बिना बात किए तो आप बेच सकते हो। नहीं मतलब मैं अकाउंट में सीधा सपोज आपको कोई शेयर खरीदना है, मुझे बेचना है, ठीक है, तो अपना तो रास्ता सर ब्रोकर के थ्रू ही जाएगा। डीमेट रहेगा तभी होगा। वो डीमेट ब्रोकर के यहाँ ही खुलेगा। डीमेट किसी न किसी ब्रोकर के पास ही खुलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ है वो हमारा। बिल्कुल, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ मतलब वो उसको हम स्किप नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा ये ब्रोकर का एक और चीज, अगर आप पास्ट में जाएंगे ना, पास्ट में जाएंगे जब पुराने टाइम पे, उस टाइम पे जब सेंट्रलाइज नहीं था, उस टाइम ट्रेडिंग कैसे होती थी? ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी। वो मुझे पता है, शायद मैंने सुना हुआ है कि ऐसा रिंग बना होता था और लोग एग्जैक्टली वहां पे जाते कौन थे? ओके, ब्रोकर का एजेंट ही जाता था, क्लाइंट नहीं जाता था। वो सारे लेकर जाता था कि मेरे पास आज इतने सारे शेयर हैं, फाइल लेके कि आज मेरे पास एबीसी कंपनी के इतने सारे, मतलब 500 शेयर सेल करने हैं, और वहां जाके अनाउंस किए इस रेट पे बेचना चाह रहा हूं। वो जो भी आपको जो बाय करना है ना, वो आप बताते थे, वो बाय करके एक टोकन देता था आपको, मतलब उतना रेट लिख दिया, आपको टोकन दे दिया, कैश आपसे ले लेता था, आपसे प्राइस ले लेता था, और वो सारे उसको एक जो अभी सेंट्रलाइज होता है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आया इसमें, अभी मैं कंफ्यूज ना करते हुए क्वेश्चन, आपने कभी एक चीज सुना है T+2 का? हाँ। नाम सुना? क्या होता है? कभी हमने सोचा है इसको? अभी लेकिन चेंज हो गया, T+2 था, अभी T+1 हो गया। हाँ, T+1 हो गया। ये कोशिश कर रहे हैं कि सेम डे पे हो जाए। हाँ पॉसिबल है। ये होता क्या है? क्या होता है, अगर आप इसको रिलेट करेंगे पुराना और अभी को ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले अभी आप जो ट्रेड करते हो ना, जैसे अभी आपने बाय किया, बाय करने के बाद कोई शेयर बाय किया और तुरंत उसको बेच दिया। अभी 1 लाख था, 1 लाख का आपके अकाउंट में था पैसे, 1 लाख फंड में से 20,000 का माल आपने बाय किया। अब जैसे उसको बेचा, प्रॉफिट हुआ, अब आपके अकाउंट में फिर वापस कितना आ जाना चाहिए? 1 लाख रुपया। सपोज कि 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो 1,10,000 होना चाहिए। तो अब तुरंत 1,10,000 का बाय करने जाओगे तो नहीं होगा। ओके, तुरंत नहीं होता है। कुछ ब्रोकर आपको अपने बिहाफ पे देते हैं, पर टेक्निकली वो नहीं होता, क्योंकि अभी वो हमारे पास आया नहीं है, डिलीवरी नहीं हुआ। ओके, डिलीवरी नहीं हुआ। तो T+2 का फुल फॉर्म होता है, T मतलब ट्रेडिंग, +2 का मतलब +2 ट्रेडिंग डेज। ओके, मतलब संडे सैटरडे ट्रेड किया, संडे इंक्लूड नहीं होगा उसमें, सैटरडे वर्किंग डे में काम करेंगे, हॉलीडे को काम नहीं करेंगे। तो जिस दिन आपका ट्रेड हुआ है उस दिन, उसके बाद 2 दिन, ये 2 दिन का T+2 का लेता है ट्रेडिंग, +2 वर्किंग डेज का, तब तक वे डिलीवरी का सेटलमेंट होता है। मतलब जिन्होंने बाय किया है उसके पास शेयर आ जाना चाहिए, और जिन्होंने बेचा है उसके पास पैसे चले जाना चाहिए। अब ये रिफ्लेक्शन तुरंत होता है, इसका रीजन एक ही है, जिसके बारे में बात करें ना, ब्रोकर। ये ब्रोकर अपने हैंड पे देता है उसको, बाद में वो सेटल करके वो रख लेता है, अपने हैंड पे देता है वो। ओके, मतलब ब्रोकर ने हमको ये बता दिया भाई आपने बेचा है, बिक गया, बिक गया है ना। अब आपका 100 रुपए था जो 120 में बिक गया, आपको प्रॉफिट दे दिया, आपको मैंने प्रॉफिट दे दिया, आपको दिख रहा है वहां पे, पर अभी निकाल नहीं सकते। हाँ, आपको दिख गया वहां पे, आप कल आप यूज कर सकते हो, पर वो अपने भी हाथ पे देता है, हुआ नहीं है अभी आपका। वो दुकान टाइप का हो गया सर, ये तो ट्रेडर्स की दुकान टाइप, मतलब मुझे आप ये माल दे दीजिए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पहुंचाने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। इसलिए वो चीजें ब्रोकर यही तो आपको फैसिलिटी देता है, ब्रोकर ये फैसिलिटी देता है, और इन्हीं की वजह से T+2 का होता है। अब जो T+1 हो गया है, और ये कोशिश हो रही है, अभी बात चल रही है, इस पे अभी काम कर रहे हैं, बहुत दिनों, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, T+1 में हो जाएगा, मतलब एक ही ट्रेडिंग डे में ही हो जाएगा, ये T+1 भी नहीं लेगा, सेम डे पे आपका आज बाय किया और शाम तक होते होते सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज नोटिस, थोड़ा लंबा होगा पर अब क्लियर हो जाएगा। कभी आपने ट्रेड किया होता है, नोटिस किया होगा, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपने जो बाय किया लॉन्ग टर्म के लिए, किसी भी के लिए बाय किया, तो आपका ट्रेड में दिखाता है प्रॉफिट लॉस, ट्रेड वाला जो रहता है उसमें दिखाता है प्रॉफिट लॉस। सेकंड डे जब जाओगे तो ट्रेड में नहीं दिखाएगा आपको,
आपको पोर्टफोलियो में दिखाएगा सर। और आज के डेट में पोर्टफोलियो में नहीं दिखाएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको डिलीवरी एक्चुअली मिला ही नहीं है। डिलीवरी नेक्स्ट डे मिलता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे आपको दिखा रहा है। ओके और यही मतलब डीमेट अकाउंट में वो शेयर पहुंचे ही नहीं है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट में ही मूव कर रहा है। अभी वो बेसिकली वो उस प्लेटफॉर्म पे 2 अकाउंट शो हो रहे हैं मेरे। एक पोर्टफोलियो मेरा डीमेट अकाउंट दिख रहा है। हाँ। और जो नॉर्मल ट्रेडिंग में है वो ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है। ट्रेडिंग जो हो रहा है ना वो रियल टाइम पे दिखा रहा है, रियल टाइम पे दिख रहा है, ये हुआ है, एक्चुअल मिला नहीं है अभी। ओके क्यों इसमें? अच्छा T+2 का चलो लंबा खींच दूं क्या? कितना? हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक छोटा सा यूजर हमारे पास बोर ना हो रहे हैं सर। नहीं बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें पॉइंट। हाँ बताइए बिल्कुल सर। है ना, एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, इसमें हम समझ लीजिए। T+2 में होता क्या था और होता अभी भी क्या है बताता हूँ। जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मेरा ब्रोकर कोई और है, चॉइस ब्रोकिंग है, आपका कोई और है, ठीक है। आपने कहीं और डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है। रिलायंस का शेयर है, मैंने बाई किया और उसी रिलायंस के शेयर को आपने सेल किया, ठीक है। हम दोनों बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, हम दोनों जानते नहीं दूसरे को, बट ऑनलाइन हमारे बीच में ही ट्रांजेक्शन हुआ। मुझे क्या मिलना चाहिए? शेयर, और आपको क्या मिलना चाहिए? पैसा, जो आपने बेचा था। तो अब ये 2 दिन क्यों प्रोसेस लगता है बताता हूँ। मुझे शेयर मिलना चाहिए ना, तो मेरा ब्रोकर है ना वो NSE को बोलेगा, NSE आपके ब्रोकर को बोलेगा और आपके डीमेट से लेगा। तो आपका ब्रोकर आपसे शेयर लेगा, वो जाएगा NSE में, NSE देगा फिर अब मेरे ब्रोकर को, मेरा ब्रोकर मेरे डीमेट में देगा, फिर मेरे से कैश लेगा। अब मेरे ब्रोकर देगा NSE को, NSE देगा आपके ब्रोकर को, आपके ब्रोकर आपके डीमेट को देगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी के लिए T+2 का लगता था टाइम, उसको अब फास्ट कर दिया T+1 और अब ये सेम डे पे होगा। ये प्रोसेस की वजह से जो डिलीवरी है ना आपको कैश डिलीवरी हुआ है ना मुझे शेयर डिलीवरी हुआ है। तो ये जो काम, ये जो प्रोसेस की वजह से डिले होता है, तो इसको फास्ट कर रहे हैं। अब ये फास्ट हो गया सर, अभी बहुत टेक्निकल, अब बहुत ज्यादा हो गया। तो बेसिकली ये था, आज हम लोग शायद बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिए। बिल्कुल पर समझ में आना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग डिटेल में फिर आपसे बताएंगे। और स्पेशली आपको मैं बता दूंगा, आपको नंबर भी आपको दे दूंगा, आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको दिख जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग अब यहाँ पे एंड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो अब आज सर अपन ने डीमेट अकाउंट और ब्रोकर, डीमेट अकाउंट, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का डिटेल में नहीं गया, पर हाँ ब्रोकर क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया। देखिए हमारा पर्पस, मतलब आने वाली क्लास सर एक्साइटेड होने वाली है। मतलब पहले अपन ने आपने मार्केट समझा क्या होता है, हाँ। फिर हम डीमेट ट्रेडिंग, हाँ मार्केट क्या होता है, शेयर, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझा। अब हम प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा सर पर्पस है, हमारा यही है कि हम लोग ना पूरे इस शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, ये पूरी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। जितने भी व्यूअर हैं उनको पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए, ताकि वो अपन, हमारा सब थीम क्या है कि कोई भी अगर जो सीखेगा ना, जो हमारा शुरू से एंड तक रहेगा, किसी भी एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर ये मार्केट अभी कोशिश यही रहेगी, मार्केट बंद नहीं हो रहा है। टाइम लेके नॉलेज ले लो, बाद में सब ये चलेगा, चलता रहेगा। अभी हड़बड़ा मत कि अभी वेट करूंगा सीखने में तो फिर ये चला जाएगा, कोई बंद नहीं होगा। आपके पैदा होने से पहले से चल रहा है और आपके मरने के बाद भी चलेगा, टेंशन मत लो, चलता रहेगा ये। तो सीख लो, एक बार सीख लोगे तो आप अपने हिसाब से करोगे। चलिए, थैंक यू। आप लोग इसको जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से लगे रहिए और आप लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा के रखिए सर। आप लोग, आपको टाइम टू टाइम आपको पहुंचेगा, कोशिश करूंगा और जल्दी आप वीडियो, जैसे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि वीडियो आप लोग जो अभी दे रहे हैं वो थोड़ा डिले करके दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो स्पेशली आपके कोशिश करेंगे, कोशिश ये रहूंगा कि अभी जो 2 दिन में वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं वो हर डे का पहुंचे, फिर धीरे धीरे हम पर डे के 2 वीडियो 3 वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर लाइव भी आएंगे। बिल्कुल सर, है ना। चलिए थैंक यू। मैंने पिछला वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों का अच्छे कमेंट्स आए। और हमने जो अपने टॉपिक सर हमने पिछले बार किया था, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि यार सेविंग अकाउंट जो खोलते हैं हम लोग, बेसिकली वो सेविंग अकाउंट, RD और FD के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब इसके अलावा क्या सर, आगे हम जानना चाहते हैं कि इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए सर, उसमें सेविंग, RD और FD के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की, जहाँ पर हमने ये निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि यहाँ पर FD और RD में पैसा रखना घर में पैसा रखने के बराबर ही है। बिल्कुल ना। तो उसके अलावा भी सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वो सारे ऑप्शंस का जो पहली स्टेप है सर, वहाँ पर हम ये क्लियर करते हैं कि आपकी रिस्क क्या लेने की कैपेसिटी क्या है। आप रिस्क किस तरह का रिस्क? रिटर्न का रिस्क सर, रिटर्न की आपका किस प्रकार का रिटर्न चाहिए। क्योंकि अपन ने पहले भी बात की है कि सेविंग अकाउंट में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए वहाँ रिटर्न लो है। जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न का आएगा सर, तो स्टार्टिंग रिस्क से होगी।
ऑब्वियसली सर, जितना हम रिस्क लेंगे रिवॉर्ड या उसके बिल्कुल। रिस्क में प्रॉफिट और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। तो हम पहले होता है कि हम पहले मैं रिस्क आपको बता दूं कि रिस्क क्या है। क्या है, ठीक है। हम एक कॉमन मैन में समझिए कि ये रिस्क 3 प्रकार की होती है। रिस्क 3 प्रकार की मतलब उसकी स्टेजेस 3 होती हैं। ठीक है। एक लो रिस्क, हाँ, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन आरडी से थोड़ा सा ऊपर रहती है, ज़्यादा हम रिस्क लेना नहीं चाहते। एफडी के इतना बराबर। हाँ, मतलब हम ऐसा है कि बैक डोर से पीछे घुस चले गए अंदर, सरकार का एकदम संरक्षण पे ही हम काम करेंगे, जिसके अंदर बॉन्ड वगैरह, सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये वगैरह, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हाँ वो अपन बात करेंगे उस बारे में। सेकंड होती है मिडिल, मतलब ये क्या बोले, मीडियम रिस्क, जहाँ पे हम बहुत हाई लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं मार्केट पे, और हम एक लो से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा अच्छी रिस्क, मतलब एकदम हाई रिस्क में ना रहते हुए मिडिल में काम करते हुए यहाँ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इंक्रीज होती है। ठीक है। एक रिस्क होती है सर हाई रिस्क, जहाँ पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। बिल्कुल। और वहाँ पे पैसा आप सट्टा होता है ना सर, सट्टा कहते हैं ना। हाँ। अब उसको है तो इलीगल, हाँ। पर वो हाई रिस्क पे काम करता है, जाएगा या आएगा, हाँ, जाएगा या आएगा, जाएगा या आएगा। तो ये रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपन इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं सर। तो आज हम किन रिस्क को ले रहे हैं और कितना क्या कर रहे हैं, कैसी प्रोसेस हम लोग बात कर रहे हैं, किस रिस्क के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क लगती है, ये इसके बारे में हम बाद में मतलब नेक्स्ट डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हमें वो रिस्क लेनी है। आज अपन डिस्कशन करते हैं सर कि कितने टाइप के ऑप्शंस है अपने पास। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट के हम ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो गाइस हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा क्या, जैसे देखो आप सेविंग में जो रख रहे हो ना, अगर आप देखो तो एक तरह से वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज मिलते हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, पर मिलते हैं। और जितने भी हमने आरडी बात किया वो भी एक इन्वेस्टमेंट एक तरह से है, एफडी भी हो गया। अब जो हम नया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है सर, इसके अलावा हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर इसके अलावा आप स्टॉक है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड है जी, बॉन्ड है, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, हाँ, प्रोविडेंट फंड है, हाँ, एनएससी है, हाँ, ये बहुत सारी चीजें बहुत है, एनपीएस है, एनपीएस है, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, मतलब रियल एस्टेट है। हम थोड़ा प्रोसेस में चलते हैं जाके समझ में भी आएगा, क्योंकि हमें वीडियो तो बहुत सारे बनानी है। जी जी जी। तो आज थोड़ा हम प्रोसेस में चलते हैं, एक दो स्टार्ट करते हैं जहां से हमें समझ में आ जाए, और एंड में हम कुछ ऐसी चीजें बताना चाहेंगे इनको। एंड में सर आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगा जो कि आपके फेसबुक के लिए, आपके लिए कि कौन सा सुटेबल होना चाहिए और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। आप हमें दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर देखिए अपन कुछ बेसिक आज 3-4 टॉपिक पे बात करते हैं। जी। पहला है कि लो रिस्क पे ही जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी लो रिस्क में, ज्यादा रिस्क होती नहीं है उनमें। ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कई बार बहुत सारे केसों में नगर निगम, महानगर पालिका जिनको बोलते हैं, हाँ। वो भी अपने बॉन्ड जारी करती है। अच्छा। ये हमारे नॉर्मली नॉलेज पे नहीं रहता है। नहीं। गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक रहता है, हम्म। कोई पैसा डूबने का कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें फिक्स होता है रिटर्न। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड पे फिक्स रहता है, पर सेविंग से ज्यादा रहता है, सेविंग से इसलिए उसको लो रिस्क में डाल रहे हैं ना सर अपन। हाँ बिल्कुल, लो रिस्क है, मतलब कोई ऐसा रिस्क नहीं रहती है। हाँ। तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो इन पे टाइम पे बॉन्ड जारी किए जाते हैं। जी। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल, जैसा भी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए। बिल्कुल। दूसरा है कि आप यूलिप प्लान ले सकते हैं। यूलिप प्लान होता क्या है, हम डायरेक्ट मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कंपनियां हमको इंश्योरेंस के साथ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी आते हैं बाजार में। हाँ बिल्कुल आते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक ऑप्शन है, हाँ। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में जब अपन बात करेंगे डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड सर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बार एक सेक्शन रहेगा जिसमें हम म्यूचुअल फंड का डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअल म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, और आप कैसे उसको फिल्टर लगा सकते हो, कैसे कौन सा आपके लिए सुटेबल है, मतलब डिटेल में हम उस पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड हम लोग ना एक बार उसको डिटेल में हम लोग सेशन बिल्कुल मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड अपन बहुत डिटेल में आप जाकर उस पर काम करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस स्कीम डिपॉजिट है, बच्चियां हैं जिनके घर में सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं। तो लॉट ऑफ ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास बाजार में, जो कि सेविंग के अल्टरनेटिव है, जहां पर हम पैसा, पर यहाँ पर कुछ बाउंडेशन है। किसी स्कीम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लॉक इन पीरियड पे काम करते हैं। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे म्यूचुअल फंड आप समझिए, म्यूचुअल फंड बहुत सारे ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पर हाँ, उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि मैं पैसा निकाल सकता हूँ, आप उसको लिक्विड मान सकते हैं। बिल्कुल। गोल्ड एक
इन्फ्लेशन को बीट करने का एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है सर गोल्ड। गोल्ड की जो है उसको आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर जो कहा जाए कि बड़े लोग इन्वेस्टर हैं, ये हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो अपन को सोना खरीदना है। आरबीआई भी सोना खरीदता है ना सर? हाँ बिल्कुल खरीदता। तो वो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए कि महंगाई के हिसाब से मेरे पास गोल्ड रखा हुआ है, तो गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कभी धोखा नहीं देता है। बिल्कुल। रियल एस्टेट है। गोल्ड के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा सर। गोल्ड अभी जो रेट चल रहा है वो 72,000 के अराउंड चल रहा है, ठीक है जी सर। एक हम सेशन जब लेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि गोल्ड का जो 72,000 चल रहा है उसको केवल 60 से 65 रुपए में खरीद सकते हो। ये मैं बाद में बताऊंगा। बिल्कुल, ये एक बहुत शानदार चीजें हैं। अभी इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ बने रहिए, एक से एक टिप्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। हाँ मैं समझ गया आप क्या बताने वाले हैं, ठीक है आप बताइएगा। बिल्कुल उसको बाद में बिल्कुल बिल्कुल जी। किसान विकास पत्र एक अच्छा ऑप्शन है सर, पोस्ट ऑफिस वगैरह मिल जाता है। 1998 के आसपास से ये चल रहा है। स्मॉल स्कीम 5,000 के मल्टीपल में ये और 500 1,000 के उस पर किसान विकास पत्र चलते हैं, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस पे भी अपन पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो, एनपीएस अकाउंट खोल रहे हैं। एनपीएस के अंदर जो लिमिट जो हम रेगुलर जमा करते हैं, सपोज में 10,000 रुपीज़ मेरी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, उसको एडिशनल में जमा कर सकता हूँ। प्रोविडेंट फंड में हम पैसा जमा कर सकते हैं। तो जो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं हमारे पास जो हमको सेविंग से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं और हम उस पर जाके एक अच्छा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। मतलब आरडी, अगर आप सेविंग अकाउंट में आरडी क्रिएट करके 5% या 6% की आरडी बना रहे हैं तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप एक एसआईपी म्यूचुअल फंड में रखें। एसआईपी से बेस्ट है। एसआईपी आप वही चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट से भी पैसा डिडक्ट करने के बाद एक आरडी खड़ी कर रहे हैं, वही आरडी आप म्यूचुअल फंड में डालें और वहाँ से कॉर्पस अच्छा खड़ा हो जाएगा। जो आप यहाँ 5% ले रहे हैं किसी आरडी में, म्यूचुअल फंड में, तो रिटर्न इतने अच्छे हैं। कुछ फंड में आपको बाद में सजेस्ट करूंगा, अपन बात करेंगे उस बारे में, जिसने 15%, 20%, इवन 23 और 33% तक रिटर्न दिया है ईयरली। तो ये रिटर्न जहाँ पे हम सेविंग और एफडी में देख रहे हैं 3% 7% इसमें रुक रहे हैं, हाँ वो अपने को यहाँ पे इतने में मिल सकते हैं। बिल्कुल। और म्यूचुअल फंड भी सर बहुत सारे ऑप्शन है, आप रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड भी डिवाइड होते हैं। म्यूचुअल फंड तो सर बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा चीज है, एक टॉपिक है और बहुत बड़ा मिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस में भी आप डिपॉजिट, जो चीज आप बैंक में कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आप एफडी में ही जाना चाह रहे हैं, टर्म डिपॉजिट पे ही जाना चाह रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ये सर कि ये सारी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी एज पे भी डिपेंड करते हैं। एज पे कैसे डिपेंड करते हैं कि सपोज मेरी एज है अभी 23, ठीक है, तो यहाँ से मैं 40 और 35 तक मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई होगी। बिल्कुल। जब मैं 40 से जाके 55 तक जाऊंगा तो मॉडरेट पे जाऊंगा, मतलब मैं मिडिल उस पर चला जाऊंगा। पर मैं 60 साल के बाद मैं रिस्क नहीं ले सकता ना सर, क्योंकि अब की मुझे हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं सिक्योर उस पर जाऊंगा। मैं अभी जो मैं मतलब इन्वेस्टमेंट उस टाइम भी कर सकते हैं, बट आप सिक्योर प्रोडक्ट, आपकी एज कम रिस्क ज़्यादा। सर एक इसका थ्योरी है, जैसा कि मैं समझता हूँ, मतलब मैंने कहीं पे ये चीज़ किया था कि थ्योरी ऐसा है कि आप सबसे पहले अपनी एज आपने बताई, जो भी आपकी एज है बिल्कुल उसको 100 से माइनस कर दीजिए, ठीक। जितना आया ना उतने % का आप रिस्क ले सकते हो। हाँ कह सकते बेस्ट, मतलब जैसे अगर 20 साल का है, 20 साल का अगर कोई लड़का है, बिल्कुल बिल्कुल 20 साल का लड़का है, उसके पास पैसे जो भी रहता है ना, उसको घर चलाना, कोई चलाना, कुछ नहीं चलाना, अगर मैं उसको बोलूँ कि आपका जो भी पास पैसा आपके है ना, 80% आप रिस्क जो ज्यादा है ना, वोलेटाइल है जो चीज, उस पर आप लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन है क्योंकि 20 साल का बच्चे को ना कोई फैमिली चलानी है, ना घर चलाना है, ना कुछ नहीं करना, और अगर उसके पास किसी तरह का कोई इनकम हो रही है, चाहे वो पॉकेट मनी हो या किसी तरह का, तो वो रिस्क वाले प्रोडक्ट पे जा सकता है। पर अगर वही चीज 80 साल का है और वो 20 अगर वो लेना चाहता है, तो वो केवल रिस्क उसको 20% ही लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम सर यहाँ पर ये है कि लोगों का मेंटलिटी ये है कि मैं पहले तो स्टार्टिंग होती है, जब इनकम होती है तो एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब अब जहाँ पर सेविंग का पार्ट, अपनी इनकम को पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइड में करना चाहिए। एक पोर्शन जो हम रेगुलर एक्सपेंसेस है हमारे, एक पर्टिकुलर पोर्शन या 5% और 10% इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे ले जाना चाहिए। सर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम इसलिए ज़्यादा, जो भी आपने बोला ना कि जो भी इनकम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस होती है, उसका रीज़न मुझे लगता है कि सभी के पीछे एक ही चीज़ होगा। याद आप कीजिए, जब भी आपने स्टार्ट किया होगा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, चाहे वो जॉब की होगी, बिजनेस की, जब भी जो भी स्टार्ट किया होगा,
आपने तब से लेके अभी तक, तब से लेके मैं बता रहा हूँ, पहली इनकम से लेके आपने कोई भी इनकम का ना, जो फर्स्ट इनकम था ना, उस टाइम से लेके अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट वाला एक पार्ट आपने नहीं किया स्टार्ट। आप इन्वेस्टमेंट नहीं साथ में करते हैं। अगर आप साथ में शुरू से करते रहते हैं ना, शुरू से अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आप शुरू से ये मान के चलो कि मुझे जो भी इनकम होगा ना, उसका 10 से 20% मैं इन्वेस्टमेंट में लगाऊंगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में। यकीन मानो ये जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, जो बाद में कि हमारा इनकम जितना होता है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, रीजन होने का है ना, क्योंकि हमारा बैकअप इन्वेस्टमेंट के नाम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई हैबिट नहीं होता है। हमें हैबिट होनी चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आप सबको। जब अपन इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो टर्म प्लान पहले होता क्या था कि नॉर्मली कंपनियां, मैं टर्म इंश्योरेंस लिया, सपोज मैंने एक 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लिया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको 85 ईयर तक का प्लान है, तो मुझे रेगुलर बेसिस पे ये प्रीमियम जमा करनी होती, जो होती नॉमिनल थी, मतलब ऐसा हो सकता 30,000 रुपये हो। पर अभी इंश्योरेंस कंपनियों में ये ऑप्शन दे दिया है कि आप 5 साल दे दीजिए, हम आपको कवर 85 तक देंगे। उसके पीछे लॉजिक यही है सर कि आपकी जब आप 65 के होंगे, हो सकता है कि उस समय आपके पास इनकम ना हो। सही बात है। तो वहां पर डिसकंटिन्यू करने से आपका जो 30 ईयर का जो आप प्रीमियम भर के आए हैं उसका लॉस, और वो आपने जो टर्म का इंश्योरेंस लेके रखा था रिस्क के लिए, वो लॉस, क्योंकि आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको डिसकंटिन्यू हो गए। अच्छा, और आप 65 में चालू करेंगे तो प्रीमियम जो 30,000 की आ रही थी ना, वो 2.5 लाख रुपए आई। 2.5 लाख रुपए आई, एग्जैक्टली। इसलिए कहते हैं कि जब इनकम आपकी अच्छी है तो शुरू के 5 साल मैंने पे किया। और मैं तो बोलता हूँ ना सर कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा चीज़ें, इनकम चाहे कैसी भी हो, चाहे आप 1,000 रुपये स्टार्ट कर रहे हो इनकम, या 5,000 50,000 जो भी हो, आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके पे आप चलना। लिटरली बता रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सर, एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, लोगों को ये लगता है, जैसे बिजनेस के बारे में बात करोगे ना कि यार बिजनेस करना, बोल सभी के मुंह से एक ही चीज़ आएगा कि यार बिजनेस अभी नहीं कर सकते क्योंकि उतने मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है ये नहीं पता है सबको, ये सभी को नहीं, क्योंकि हर बिजनेस का अलग मॉड्यूल है, अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा। सभी में ऐसा नहीं कि 5 करोड़ होना चाहिए तभी मैं बिजनेस कर सकता हूँ। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी जो है ना, लोगों को लगता है मेरे पास अभी इनकम ही नहीं हो रही, क्या करूँ। जैसे ITR, अभी ITR का टाइम आ गया, अभी चीज़ें लोग भरने का। आप यकीन मानना, आप भी पूछना ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली परिवार से, किसी को बोलना कि ITR आपने भर दिया क्या, वो एक ही चीज़ बोलेंगे, मेरे इनकम नहीं होता है। लोगों को ये सब चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को नॉलेज की कमी है। नॉलेज नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या अमाउंट हो सकता है, ITR का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों में इनको अवेयर करना है हमें सर, बिल्कुल, कि हमें बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड लोग हैं, ये अब बैंक में मेरे ख्याल से अब FD में और सेविंग में अमाउंट रखने के पहले एक बार सोचेंगे जरूर। ये चॉइस उनकी ही है, हो सकता है उनको अभी भी सेविंग और FD में भरोसा ही हो, और भरोसा करना भी चाहिए, पर हाँ एक बार आप अल्टरनेटिव, भरोसा करने का एक ही सिंपल तरीका से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। बिल्कुल, ऑटोमेटिक भरोसा होगा। हम नॉलेज देने को तैयार हैं, हम आपसे शेयर करने को तैयार हैं, आप बस साथ में बने रहिए। जो भी चीज़ें आपको जानना है उसमें कमेंट कीजिए कि इसके बारे में मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाइए, हम कोशिश करेंगे पहले उसी को बनाएं। वैसे सारे कवर होंगे, आपके जो मन में क्वेश्चन है ना वो भी कवर करेंगे हम, पर टाइम टू टाइम होता जाएगा। तो लास्ट में सर एक बार इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अपन काउंट कर लें। बिल्कुल, ठीक है। किन किन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे थे अभी? फर्स्ट स्टॉक, FD, ये इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। हाँ। अच्छा, FD में मैं आपको बता रहा हूँ कि FD में जो हम बैंकों में पढ़ा हमने 5 से 6%, FD में सर कॉर्पोरेट FD भी आती है। अच्छा, कॉर्पोरेट FD ये 12%, 13%, 8%, 15% तक भी रिटर्न देती है। तो ये कोई भी खुलवा सकते हैं? हाँ, कॉर्पोरेट FD ये इंस्टीट्यूशंस के बिजनेसमैन क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, वो भी FD डिपॉजिट लेती हैं। बजाज FD लेता है। अब बजाज को आप ये नहीं कह सकते कि बजाज मेरा पैसा लेके भाग जाएगा। हाँ, एक छोटा कोई बिजनेस है तो उसको आप कह सकते हैं, बजाज को पैसा लेके भागना इतना आसान नहीं है। वो आपके 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए लेके नहीं जाएगा, तो वो रिटर्न ज़्यादा देते हैं। अच्छा, तो कॉर्पोरेट FD भी होती है, इसलिए मैंने आपको उस FD के अलावा यहाँ FD गिनाया, मतलब आप कंफ्यूज ना हो कि मैं FD गिना रहा हूँ। इनको एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट FD जो होती है ना, आप पता कर लेना कैसे बनती, कितना इंटरेस्ट देता है, एक बार आप कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा अभी जो रिटर्न दे रही है वो कौन सा कॉर्पोरेट FD है। जी, ये भी देखिए। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। हाँ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, जो सीनियर्स हमारे बुजुर्ग हैं जो 60 क्रॉस कर चुके हैं जी, तो उनकी सेविंग स्कीम अलग होती है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा उसमें 5%, 6%, 7%, क्योंकि लो रिस्क पर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई है, रियल एस्टेट है,
बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी आप ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी वाले ऑप्शंस भी आ जाते हैं। उसके बाद यूलिप प्लान है इंश्योरेंस के। यूलिप प्लान के अंदर आप मार्केट लिंक प्लान चलते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ मार्केट से रिलेटेड रहती हैं पर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। सुकन्या है, किसान विकास पत्र है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इनके बारे में अपन डिटेल में एक एक टॉपिक को हम आपको जो भी हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें डिटेल में जानना भी पड़ेगा, क्योंकि खुलवाने के लिए कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है, हम लोग एक एक करके डिटेल में जाएंगे। अभी आप लोगों को जिसके बारे में पहले जानना हो ना, आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल पहले बात करेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब बिल्कुल सर आज का करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है, एक वीडियो आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो ये हमारे लिंक पे आपको नीचे दिखेगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो योगेश जी, आज हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक सेविंग्स के बारे में जो नॉर्मल कॉमन मैन करता है, सेविंग अकाउंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्टार्ट करें जो, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को हर एक चीज़ के फाइनेंशियली के बारे में जो भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ें उनको पता हो। मुझे ऐसा लगता है योगेश जी कि हम लोग जो सेविंग्स और ये सब चीज़ें करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को पता ही नहीं है हमें। सेविंग तो ठीक है अकाउंट, पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ पता नहीं, हमें इसके बारे में पूरे डिटेल में जानी चाहिए, थोड़ी सी डीपली में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग के जैसा और क्या होता है सेविंग अकाउंट के जैसा? देखिए, कॉमन मैन एक होता है क्या है कि सर कि हम जब बैंक जाते हैं तो हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, तो नॉर्मली 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। जो जनरली अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट खोला जाता है जो कि कॉर्पोरेट्स और बिजनेस के लिए होता है, जिसपे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं उसके वगैरह में। दूसरा जो हम कॉमन मैन के लिए होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है, जिसमें हम पैसा रखते हैं अपना, जिसमें हमारी सैलरी आती है, वो सेविंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है। ये कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, मतलब आप सेविंग अकाउंट को आप मानिए सैलरी के रिलेटेड भी अकाउंट होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के अलग होते हैं, बच्चों के अकाउंट्स होते हैं, पर एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है तो वो सभी खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स क्या है अगर सेविंग अकाउंट में मैं रखता हूँ तो? सेविंग अकाउंट्स में बेनिफिट्स तो हम कह सकते हैं सर, अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में एक तो सिक्योर होता है सर सेविंग अकाउंट, ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा। लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है रेडी टू यूज, आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा ऐसा था कि हमको बैंक खुलने का इंतजार करना होता था, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब में ऐसा है कि आप उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से यूज कर रहे हैं, एटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हैं, रात हो दिन हो नेट बैंकिंग की यूज कर रहे हैं, कभी भी आप उसकी लिक्विडिटी मार्केट है तो आप कभी भी करके उस पैसे का यूज कर सकते हैं। मेन चीज है लिक्विडिटी होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पैसा मेरे पास घर पे रखा हुआ है, मेरे होम पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मुझे कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में सर कुछ तो मिलता है। कितना मिलता है? अब बैंकों का सर पहले सेविंग अकाउंट में ज्यादा था, पर अब अगर देखा जाए तो बहुत नॉमिनल है। मतलब अगर आप फाइनेंशियली और चीजें पूछेंगे तो सेविंग अकाउंट हमें एक लॉस का इन्वेस्टमेंट और पैसा कह सकते हैं हम। मतलब मैं इसको इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहना ज्यादा उचित नहीं होगा, मतलब ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है सर। सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है। लोगों के अंदर अभी भी हम इंडियंस या फिर जो है अवेयरनेस नहीं है। हमारा पहला प्राइमरी जो सोर्स होता है ना सर, एक्चुअली हम दिमाग नहीं चलाना चाहते। जब तो हम कहाँ रखना है, कहना बैंक में रख दो, मतलब कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और दूसरा ये है कि घर से चोरी हो जाएगा, बैंक से चोरी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मिलता क्या है उसमें। ज्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि ऑनलाइन रख लूंगा ना तो मेरा सिक्योर होगा, घर से चोरी नहीं होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें नहीं देखी जाती हैं आज भी हम सेविंग अकाउंट में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम पास वाली ब्रांच देखते हैं। हाँ। हम उस पर रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की बात करें तो SBI से मान लो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक, ये 2.70 के आसपास पर एनम 2.70 मतलब 1 लाख रुपए अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं सेविंग खाते में 2700 के आसपास, तो 2700 रुपए आपको अप्रोक्स या 3000 भी अप्रोक्स ये रेट चल रहा है, ये इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है। इतना पैसा आपका एक साल में 1,02,700 रुपए आपका। और ये आपने मेंटेन करके रखा तो एवरेज ये क्वार्टरली बेसिस पे चलता है। एक्चुअली हम ये 2.5% को हम
एक सेकेंड में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता भी है वो कब कब मिलता है ये बहुत कम लोगों को जानते हैं कि कब कब वो मिलता है। तो ये मिलता कब है? सर पहले ईयरली चलता था, आज बैंक क्वार्टरली दे रही है, कंपटीशन का जमाना है। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ बैंक हैं जो मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मंथली भी कर रहे हैं? हाँ, आप आईडीएफसी को ले सकते हैं, आईडीएफसी मंथली इंटरेस्ट दे रहा है, इवन इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 7% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है। 7% के पर आसपास पर एनम, और हाँ। ये है 2.7 मतलब 3% के आसपास। हाँ सर देखिए, बैंकिंग के पार्ट पे मैं आऊँ तो यूजर्स और डिपॉजिट्स का फर्क पड़ता है बहुत। मतलब इसका रीजन क्यों है? मैं एसबीआई में क्यों जाऊँ? भरोसा सर, मतलब आप टाइम से चलता आ रहा है, गवर्नमेंट बैंक है। LIC में जो भरोसा बना हुआ है वही स्टेट बैंक में बना हुआ है। LIC तो LIC है, मतलब आप उसको कहेंगे ना कि घर नींद से अगर आप भूल गए तो हम उठाकर पैसा देंगे, ये लीजिए आपके इंश्योरेंस के पैसे। स्टेट बैंक भी वही है ना सर, डूबने का खतरा नहीं है कभी भी। हाँ। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे RBI ने क्रेडिट कार्ड और उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल ठीक है। तो अब उसका फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की, तो अब ये देखिए जिस दिन ये रोक लगी कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये है तो पार्ट सब उन्हीं के। हाँ। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। अगर 1800 की वैल्यू 1600 पे आसपास 9 से 10% पर एक दिन में गिर गया शेयर्स। पर उसका फर्क ये पड़ता है, SBI ने इसमें अभी कुछ साल पहले HDFC पे इसी प्रकार की झेलना पड़ा था, यस बैंक हो गया। बिल्कुल। पर ये सब जो भरोसा है ना सर, ये स्टेट बैंक में साथ दिक्कत नहीं है। स्टेट बैंक का गिरना मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी के अकाउंट एक ना एक अकाउंट अगर होगा ही SBI में। हाँ, मतलब मोस्टली लोगों के सभी के SBI में अकाउंट होगा। हाँ, SBI वाले भले लंच में आपको बैठा ले रहे हैं या लंच, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लंच ब्रेक ही रहे पर SBI में अकाउंट होगा। SBI में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जैसे आईडी की अगर बात करूं, ईमेल आईडी की, तो जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी ईमेल आईडी किसी में भी हो, मुझे लगता है कि जीमेल आईडी तो जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे आपके रेडिट में हो, याहू में हो, किसी भी और में, हॉटमेल में, पर एक जीमेल की आईडी होगी। उसी तरह से मुझे लगता है बैंकिंग, अगर आपके पास अकाउंट है, अगर 3-4 अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें से एक SBI शायद होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सेविंग अकाउंट में ये सर 2.70 से लेके और दूसरी बैंकों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजें अभी कंफ्यूज ना करते हुए बेसिक चीजें मुझे बताता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में अकाउंट ओपन करवाना है नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर है। बेसिक चीज सबसे लोवेस्ट में अभी जो मुझे दिख रहा है वो SBI में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सबसे कम दिख रहा है। हाँ सर, SBI में अभी अगर डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाईएस्ट किस में ज्यादा जा रहा है? आप IDFC को ले सकते हैं सर, मतलब एक चूज कर सकते हैं। 7% के आसपास 7% अच्छा रेट है। बहुत सारे FD में भी शायद मुझे लगता है 7% के आसपास है, तो 7% भी अच्छा रेट है, उसमें बुरा नहीं है। अब आपके ऊपर है कि ट्रस्ट किस पे कितना आप करते हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आपको। ट्रस्ट मतलब ये नहीं होता केवल पैसा देगा। RBL भी अच्छा दे रहा है सर रिटर्न, जीवन फाइनेंस भी दे रहा है। अब एक्चुअली अब जो कंपटीशन है ना, न्यू बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं, वो अप्रोक्स 7% के आसपास 6-7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो तो एक ये भी है कि हाँ भाई उसमें अगर आएंगे तो ज्यादा अच्छा, उनके पास कस्टमर्स कम है तो उस चीज के हिसाब से सर्विसेज भी अच्छी हैं। सर्विस भी अच्छी है अच्छी है। हाँ, तो यूजर को हम यहाँ दे सर कि यूजर को जब घर में पैसा रखना है कि बैंक में पैसा रखना है, तो बैंक में जाके रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। 2-3 चीजें, एक तो पॉइंट वाइज की अगर बात करें तो एक तो आपको पैसे जो है वो सिक्योर हैं। सिक्योर ऐसा है कि आपको चोरी या कोई गल जाने, फट जाने, गुम हो जाने से इनसे कम से कम बच जाता है कि आपके पास वहां पे। बस एक चीज और ध्यान रखें, डिजिटल मार्केट में अगर आप रखे हो तो सिक्योरिटी पर्पज से भी आप अवेयर रहें कि आप ऐसा ना हो कि लापरवाह हो, किसी को भी OTP दे दें या किसी को ये ना करें। बाकी चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा बढ़कर ही मिलेगा इंटरेस्ट रेट। सर सेविंग से जैसा सेविंग के जैसा और कोई है जिसमें इंटरेस्ट रेट ऐसा अच्छा मिलता है? देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर या नंबर ऑफ आप मानिए 15 से ज्यादा टाइप के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। ये हर बैंकों में अलग होते हैं। फैमिली सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चाइल्ड का होता है, सीनियर सिटीजन का अलग होता है, सैलरी वाले का अलग होता है। बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके। तो हमको क्या होता है कि हमको हमारी यूजर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसा मेरा यूज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा सकता हूँ। उसके बेनिफिट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल, बेनिफिट्स हो सकते हैं ऊपर नीचे। सीनियर सिटीजन्स में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। विड्रॉल लिमिट चेंज हो सकती है, ATM की लिमिट चेंजेस होती है, विड्रॉल लिमिट बहुत सारी बैंकों के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी लिमिट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप सेविंग बैंक के अलावा कुछ और पूछेंगे कि उसके अलावा क्या है, एग्जैक्टली, तो सेविंग अकाउंट के विदाउट रिस्क
सेविंग अकाउंट में तो कोई रिस्क है नहीं, नहीं है। जैसी रिस्क है वैसा रिवॉर्ड है सर, बिल्कुल है ना। मतलब मेरे ख्याल से 2 लाख 1 लाख का 1,02,000 होने से अच्छा तो यूज करना ही होना पैसा। हाँ। अब उसके बाद आरडी अकाउंट है सर। आरडी क्या होता है? आरडी रिक्रूटमेंट डिपॉजिट अकाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट लाइक आप उसको सेविंग कह सकते हैं। हाँ। वो ये भी एक सेविंग अकाउंट टाइप का ही होता है। हमारे उसमें हर मंथ कुछ पैसा जमा होता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े से हाई होते हैं सेविंग से, वो 5-6%, 7%। आरडी एसबीआई में शायद 4 या 5%। तो मेन उनका नेचर क्या है? आरडी का नेचर कैसा है, किस तरह का वो? जब आरडी का नेचर सर ये है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा, एसआईपी टाइप का सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर मंथ जमा होता है और वो पैसा बड़ा हो जाता है। आरडी का सेविंग अकाउंट, उसका इंटरेस्ट आपको इससे सेविंग से ज्यादा रहेगा? सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब आरडी में 2 ऑप्शन आते हैं अपने पास कि मैंने आप सब मैं किसी बैंक का कस्टमर हूँ, मुझे अपने खाते में आरडी खोलनी है। मेरे पास हर मंथ मेरी सैलरी आती है तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला, उस पर मैंने 2,000 रुपए 5,000 रुपए हर मंथ डिपॉजिट किए। आपने पहले से बता दिया? हाँ, बैंक का बिल्कुल आरडी बैंकों की स्कीम चलती है किस टाइप की आरडी अकाउंट खोलना है। और हर महीने मैंने 2,000 रुपए 4,000 रुपए जमा किए, उस पर ब्याज मिला, फिर वो ब्याज उसी अमाउंट का क्रेडिट हो गया और फिर ब्याज पे ब्याज मिलते हुए वो अमाउंट एक कॉर्पस जनरेट करने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं बेसिक नेचर चेंज जो मुझे समझ में आया, सेविंग अकाउंट में सिंपल इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेशन होता है और आरडी में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, कहना सही है? बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। इसके अलावा सेविंग हो गया, आरडी हो गया, और कुछ अगर करना चाहें तो? बैंकिंग में एफडी है सर। एफडी है जो तो बचपन से मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं उन चीजों के बारे में। नहीं, एफडी के बारे में एक्चुअली जो हम जानते हैं सर, एफडी नंबर ऑफ टाइप्स की एफडी होती है। जैसे एफडी, अगर आप एक चीज समझिए कि एक टैक्स सेविंग करके टैक्स सर्वर करके एफडी आती है। उस एफडी में बैंक नॉर्मली बैंकों के पास मिल जाती है। अगर एफडी 5 साल की आप करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। अच्छा, ये नॉर्मली होता है? हाँ, ये नॉर्मली हमको नहीं मालूम होता है। 5 साल में टैक्स से क्या लेना देना? हाँ, क्योंकि हमें टैक्स से क्या लेना देना कि टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है, पर वो बैंक टीडीएस काटने के बाद ही हमको देता है, तो हमको लगता है इतना ही मिला है। हम पता ही नहीं होता है। हम मतलब अभी टैक्स की बात करूं, अभी मई चल रही है तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। मैं बहुत सारे लोग पूछते कि तुम्हारा टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी उतनी सैलरी नहीं बनती है। तो उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अलग से वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहली चीज की उसमें टैक्स फ्री रहता है, टैक्स आपको नहीं लगता, ऐसा कुछ है क्या? एक कोई स्कीम आपने बताया? हाँ, 5 साल के डिपॉजिट पे बैंकों में चलती है। उस पे जो होने वाला प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट जो होगा, उसमें टैक्स फ्री रहता है। अच्छा, ये ब्रेक नहीं कर सकते हम उसको 5 साल के अंदर। ये एफडी का एक पार्ट है, स्कीम एक तरह से। हाँ, मल्टीपल टाइप की आरडी आती है, मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट आते हैं, मल्टीपल टाइप की एफडीज आती हैं। मुझे लगता है कि अब देखने के बाद ना ये सारे लोग बैंक में जाके पूछेंगे, तो बताओ मुझे कि आपके पास सेविंग अकाउंट के कौन कौन सा टाइप? बिल्कुल, सेविंग पूछना ही चाहिए। मतलब होता क्या है कि जब मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, एक स्वेप डिपॉजिट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट में। एक ये मैंने सुना है। हाँ, तो ये क्या होता क्या है उस अकाउंट में सर? ये आप ये रहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है। उस अकाउंट में मुझे मिल रहा है 2.75% पर एनम ब्याज, ठीक है। और मैं जब ये पैसा 1 लाख रुपए में 365 डेज, मतलब सपोज मैंने 1 जुलाई को अकाउंट खोला है तो मैं 31 जून तक अगर ये पैसा मेंटेन करता हूँ तो मुझे वो पैसा मेरा 1,02,700 रुपए हो जाएगा। पर उस पैसे को बिना निकाले हुए हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि वो पैसे को मैं 5,000 भी कर सकता हूँ 2700 को। अच्छा। बैंक को सिर्फ एक आवेदन देनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना है। पर बैंक हमको ये नहीं बताता क्योंकि वो बैंक के पास तो पैसा है ना सर। अब उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना बैंक। हाँ, तो अगर आप उसके पैसे और ज्यादा लोगे तो क्यों बताएगा? तो स्वेपिंग में क्या रहता है? इसको बोलते क्या है? स्वेप ट्रांसफर बोलते हैं सर उसको। आरडी ही एफडी ही बनती है वो। अच्छा। ऑटो स्वेप होता है, ऑटो एफडी बन जाती है। पर वो आरडी एक तरह से नहीं है, वो अलग है। नहीं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर, हाँ। वो एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट से लिंक अकाउंट होता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। मेरे अकाउंट में मैंने सपोज कहा कि मेरे बैंक, आप बैंक थे, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि मेरे खाते में जब 20,000 से ऊपर बैलेंस हो, तब उस पैसे की आप एफडी बना दीजिए। ओके। उसका ड्यूरेशन नहीं बोला? नहीं, आप एफडी अमाउंट का वो एफडी बन जाएगी 1 ईयर की। ओके। पर वो ब्रेकेबल होती है। हाँ, वो कभी ब्रेक कर सकते हैं। आप जब भी आप सपोज मेरे, और जब भी मैं पैसा निकालूं, यदि मेरे अकाउंट मेरे को 20,000 से ज्यादा निकलना है,
तो अगर मेरे खाते में मैंने 30,000 रुपए निकालने का कहा, अब मैंने तो आपसे इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि 20,000 के ऊपर आप एफडी बना देना। हाँ। मतलब हमेशा मेरा अकाउंट का बैलेंस जो रहेगा वो 20,000 मेंटेन रहेगा, क्योंकि अब 30,000 रहेंगे तो 10,000 की एफडी बन गई। हाँ। सपोज कभी 40,000 रहे तो 20,000 की एफडी बन चुकी है। ठीक है, तब नंबर ऑफ एफडी बढ़ चुके हैं मेरे खाते में। ठीक है। अब मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। हाँ। मैं एटीएम गया, मैंने 30,000 रुपए विड्रॉल किए, निकल जाएंगे। बिल्कुल पैसे निकल जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एफडी आपने सबसे पहले बनाई थी वो टूट के और वो पैसा विड्रॉल हो जाएगा। सपोज वो एफडी 20,000 की थी, हाँ। आपने यहाँ 30,000 रुपए निकाले, हाँ। तो 20,000 रुपए आपके अकाउंट के, 10,000 रुपए से एफडी के, तो उस एफडी से सिर्फ 10,000 रुपए निकलेंगे। 10,000 रुपए एफडी मेंटेन है। यार ये तो अच्छी चीज है। तो ये सर बैंक हमको नहीं बताता है, हाँ। और हमको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है। पर ये अच्छी स्कीम, हाँ बिल्कुल, अच्छा चीज है। हम कर थोड़ा सकते सा हैं इसको। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने मतलब हो हमारे पास, तो उस पैसे को हम वहीं के वहीं मल्टीप्लाई कर मतलब सकते हैं। अगर आप लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, चीजें क्या होती है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब जो आप सेविंग अकाउंट तो रखते ही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि यार यही स्कीम ओपन करवा लीजिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो एफडी पे बात कर रहे थे, जी, एफडी में बेनिफिट्स और उसमें रिस्क किस तरह का, कैसा क्या है वो, एफडी है क्या एक्चुअली, मतलब कैसा उसमें कर सकते हैं, रिटर्न का क्या उसमें प्रोबेबिलिटी है और कितनी होती है? देखिए सर, रिटर्न के 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ये सेविंग अकाउंट, मैं पहले आप सेविंग अकाउंट के रिस्क और रिटर्न की बात मैं बता देता हूँ आपको। आप देख रहे होंगे डे बाय डे महंगाई बढ़ती है। ठीक है। आज वो चीज जो आप समझिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, आज उसकी कीमत 110, 120। पेट्रोल नॉर्मल सी चीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आप पिछले 5 साल में देख लीजिए, जो चीज 70 रुपए की थी या 80 रुपए की थी, वो आज 110 पे हो रही है। ये 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। हाँ। तो 5 साल पहले यदि मैंने एफडी में 80 रुपए डाले हुए थे, हाँ। तो आपको लगता है कि वो 120 हो चुके होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 120 पर अगर मैंने उसका पेट्रोल खरीद के रखा होता तो 120 हो चुका था। हाँ। मतलब सेविंग अकाउंट में हमको रिटर्न तो देता है, हाँ। पर इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है। यार मुझे ऐसा लगता है ना, आपने जो वर्ड बोला ना इन्फ्लेशन, आधे लोगों को मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन है क्या? हमारे देश में जो महंगाई दर है, महंगाई दर जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं, हाँ। जिस हिसाब से उनकी महंगाई बढ़ती है, तो गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन रेट निकालती है कि लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रहने का तरीका होता है, हाँ। तो हमारी करेंसी की वैल्यू के साथ चीजें भी महंगी होती हैं। इतनी मतलब ये है, एज्यूम करके रखते हैं कि हर साल अगर सपोज 5% इन्फ्लेशन है, तो हर साल चीजों की महंगाई 5% से इंक्रीज होती जा रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही थी, नेक्स्ट ईयर वो 105 की मिलेगी, फिर वो 110 की मिलेगी, फिर वो 115 की मिलेगी। ये 5% के हिसाब से इंक्रीज होती जा रही है। ये इन्फ्लेशन है। 105 की 5% होगी ना? हाँ, जो भी, हाँ ठीक है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा हाँ, उसका 5% आप ऐड कर, ये चेंज होती रहती है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए आपको 5% बताया। हाँ ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में सर इन्फ्लेशन अभी सपोज 6 से 7% एक्चुअली में चल रही है, और मैं 5% भी मान लेता हूँ। ओके। तो सेविंग अकाउंट मुझे क्या दे रहा है? 2.5%। इन्फ्लेशन रेट है 5% का, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो 2%, 3% का। 3% का मतलब मेरे बैंक में पैसा रखने पे एक्चुअली मैं जेब से पैसा दे रहा हूँ 2.5%। 2.5% एक्चुअली दे रहा हूँ। और ये इनकम वो कमा रही है। हाँ, ये बैंक का इंटरेस्ट दे रही है, उसका लोन दे रही है। क्योंकि बैंक आपको 2.5% दे रही है साल का, 3% दे रही है, पर वो तो सेविंग अकाउंट में नहीं रख रही ना पैसा। वो तो अपने काम पे कर रही है। वो तो इन्फ्लेशन को बीट करके और ज्यादा रिटर्न निकाल रही है। करना क्या चाहिए हमें सर? बहुत सारे ऑप्शन है सर। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख रहे हैं। मुझे लगता है सेविंग अकाउंट में रखते हैं इसलिए नहीं कि पैसे कमाने के लिए। सेविंग अकाउंट में लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लूंगा, मेरा सेफ रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है। मतलब फ्रेंकली बताऊं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक चीज समझिए आपकी, जो मुझे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है, उतना पैसा तो मुझे रखना ही होता है, ये तो आम बात है। बिल्कुल। पर अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए लगे हैं, मुझे 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, तो बहुत सारे ऑप्शन से आप क्यों जाना। 1 लाख रुपए खाते में रखे हुए हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हमारे पास पैसा है, लिक्विड है, ये पैसा रखा हुआ है। पर बीइंग अ इन्वेस्टर, और अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे तो सेविंग अकाउंट अच्छा नहीं है। ठीक है, आप घर की जगह पे सेविंग अकाउंट पैसा रखें, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम लोग जो भी चीजें हम लोग नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे हैं। हमारा मेन पर्पस है
कि जो फाइनेंशियली जितने भी चीज़ें हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैंने सेविंग अकाउंट इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं थी, या जो भी आपको पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। आगे हम लोग जाएंगे कि अगर सेविंग अकाउंट में नहीं रखें, RD FD नहीं करें, तो हमें किस में करना चाहिए जो इससे भी ज़्यादा पैसे देगा, बिल्कुल रिटर्न देगा। बिल्कुल। और सेविंग अकाउंट, FD सेविंग, RD, और इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी वीडियो हमारा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एक और चीज, सबसे पहली चीज, अगर हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत डिटेल में हमारे जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग था, शेयर मार्केट हमने उसमें बहुत बेसिक चीजें हमने उठाया था, पर बहुत डीपली था, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको लिंक में आपको मिल जाएगा नीचे में, आप उसको प्लीज देखिए और उसको पूरे अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जो भी चीजें हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे साथ। बेल आइकन का बटन सर वो बिल्कुल दबाएंगे, वो दबा देंगे, वो दबा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। टॉपिक ले रहे हैं सर, डीमेट एंड ट्रेडिंग। मेरे बिल्कुल, आज अपन डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझेंगे। सुना बहुत होता है कि डीमेट अकाउंट, हाँ। पर एक्चुअली ये समझ नहीं आता है डीमेट अकाउंट है क्या। और ये तो ठीक है, मेरे को ये नहीं समझ में आता ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। मतलब मेरे को पता है चीजें, आप लोगों को शायद पता होगा, पर बहुत सारे लोगों को डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस ही नहीं पता है कि ये होता क्या है और कैसे काम करती है। डीमेट अकाउंट सर एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट की तरह ही है, जहां पर हम शेयर्स, ETF, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट, इन सारे यूनिट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस जगह पे रखते हैं वो डीमेट अकाउंट कहलाता है। जहाँ पे हम स्टोर करते हैं बेसिकली जो भी चीज़ें आप खरीदते हो ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, शेयर को, आप लोग ज़्यादा अगर मैं घूमूँ नहीं, आपको बेसिक चीज़ें आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है ना, शेयर जो खरीदते हैं उस शेयर को स्टोर करके रखने को जहाँ पे हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसे हम डीमेट कहते हैं। जस्ट लाइक अ लॉकर, एक तरह बैंक का जो लॉकर होता है अपना सामान ले जाके रख देते हैं ना, तो डीमेट अकाउंट लॉकर ही आप समझिए, जहाँ पर हम शेयर्स और बाकी चीजें रखते हैं, चीजें वहाँ पे हाँ, तो उस पर डीमेट अकाउंट, वो डीमेट अकाउंट कहलाता है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सर? उन शेयर्स जो हमने सिक्योरिटीज रखी हुई है उनके लेन देन के लिए बाय सेल जो हम NSE, BSE और इन सारे प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, वो दूसरे अकाउंट में होता है, उस अकाउंट को ट्रेडिंग कहलाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके कुछ बता सकते? हाँ बिल्कुल, बताइए। मुझे जो समझ में आता है आप उसको करेक्ट करना कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है, जैसे हम शेयर को है, SBI है, बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी शेयर है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये अच्छी है, मुझे बाय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से या ट्रेडिंग पर्पज से। जब आप खरीदते हैं तो आपके पास क्या आता है? शेयर आता है। वो कहाँ पे आएगा? आपके डीमेट अकाउंट में, जैसे इन्होंने बताया था डीमेट अकाउंट में। पर वो खरीदने में आपके पास आया तो शेयर, गया क्या? पैसा। बिना पैसा तो खरीद नहीं सकते हम। वो पैसा कहाँ से जाएगा? क्या आपके सेविंग अकाउंट से जाएगा? क्या नहीं जाएगा। वो पैसा आपका कहाँ से जाएगा? ऑनलाइन। वो पैसा जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। बिल्कुल। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो पैसे आप नहीं, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन बैठा हूं और मैंने शेयर खरीदा और ATM कार्ड लगा दिया और उसको बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पहले के अकाउंट में रखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट केवल पैसे का लेन देन के लिए, उसको बाइंग सेलिंग के लिए उसके करता है। सेम अपोजिट, जब हम उस शेयर को बेचते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा? पैसा। और हमारे पास जाएगा क्या? शेयर जाएगा। तो जो शेयर जाएगा वो कहाँ से जाएगा? डीमेट से। और जो आएगा पैसा वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्कुल सर, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। तो मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, शायद और क्लियर हो पाए। चलिए ठीक। जब हम बाजार जाते हैं सर तो कोई सामान खरीद के लाते हैं, हाँ जी, तो जब हम पैसे का लेन देन करते हैं ना, जेब से पैसा निकाल के, पर्स से, वॉलेट से निकाल के उस दुकानदार को देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। पर जब वो सामान लेकर आने के बाद हम उसको हाथ में नहीं रखते ना सर, हम ले जाके घर के अंदर ही रखते हैं, हाँ। किसी एक स्टोर वाली जगह पे रखते हैं, हाँ। वो डीमेट अकाउंट कहलाए। मतलब मैंने शेयर्स खरीदे, हाँ। उसको ले जाकर कहाँ रखा? मैंने डीमेट अकाउंट में। मैंने बॉन्ड्स खरीदे, उसको ले जाके कहाँ रखा? म्यूचुअल फंड खरीदे, कहाँ यूनिट कहाँ ले जाके? डीमेट अकाउंट में। तो क्योंकि उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिजिकल फॉर्म होता तो मैं घर ले जाता। बिल्कुल। अब उससे बहुत सारे बेनिफिट है। डीमेट अकाउंट क्यों आया है उसके पीछे बहुत बेसिक सा लॉजिक है कि जब इलेक्ट्रॉनिक, अब बैंक, आप कैश लेके चल रहे हैं बाजार में, तो आपके साथ हादसा हो सकता है, चोरी हो सकती है। बिल्कुल। पर आपके पास ATM कार्ड है, हाँ। तो क्या आपका कोई कैश छोड़ा सकता है? क्या कैश चोरी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा। आपके फोन पे में बैलेंस दिख रहा 1 लाख रुपीज, कभी भी अगर वो यूज करना चाहेगा तो उसके लिए पिन कोड और OTP और ये सब चीजें मांगेगा, तभी वो हो पाएगा। पर कोई आपको ऐसा गन दिखा कर और वो 1 लाख रुपए निकाल तो नहीं सकता ना, क्योंकि वो एक्चुअली नहीं है, वो डीमेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में रखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो शेयर्स के साथ भी सर पहले है, फिजिकल फॉर्म में पहले शेयर्स मिलते थे, सारी यूनिट फिजिकल फॉर्म में चलती थी, अब वो डीमेट में। पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक आध देखा भी है शायद, वो जैसे सर्टिफिकेट होता था ना, ये मतलब साइज का A4 साइज का,
लगभग इस तरह से होते थे वो पेज में, और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता था कि कितने बार आप ट्रांसफर कर सकते थे, क्योंकि वो पेज है बार बार साइन होता था, जो बायर्स है सेलर है उन दोनों साइन होता था, वो बार बार एक पेज में कितना टाइप करो कितना लिखो करो, वो हैंड राइटिंग होता था, सब हाथ से लिखना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। और इन चीज़ों को डीमटेरियलाइजेशन किया, ऑनलाइन किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब से कन्वर्ट किया तब से बहुत ईजी हो गया, हमें किसी के पास जाना नहीं होता ब्रोकर के पास, बस वो डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लिया। अच्छा, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कहीं अलग अलग जा सकते हैं क्या? बहुत सारे ऑप्शन है सर। मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि एक ब्रोकर के पास मैं डीमेट अकाउंट ओपन करवाऊँ और दूसरे के पास ट्रेडिंग अकाउंट, उसको मर्ज कर दूँ? एक्चुअली ये पॉसिबल है, पर हम इन्वेस्टर्स को या फिर उनको मालूम नहीं है ये चीजें। देखिए सर, दोनों सेपरेट चीजें हैं, दो सेपरेट चीजें, दो सेपरेट चीजें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझिए कि कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, गाड़ियां हो, कोई भी, अब कार बनाने वाली कंपनी टायर नहीं बना रही है, नहीं बना रही है, पर हम जब जाते हैं कार खरीदने तो हमको नहीं लेना देना होता है कि टायर, पर हम ये ऑप्शन हम कर सकते हैं कि मुझे टायर चेंज कर दो। मुझे कई बार आप देखेंगे ना कि एमआरएफ के टायर लगे, नहीं मुझे नहीं गुडियर के चाहिए, तो भैया आप एक काम करिए एमआरएफ निकालो, गुडियर लगा के दो। तो अगर तो वो पॉसिबल है ना, पॉसिबल है बिल्कुल, पर इन जनरल हम नहीं करते हैं। पर मेरा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस इस टॉपिक पे डिस्कस करने का पर्पस बस एक ही है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था, उसको पूरा डिटेल में देखना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगा। पर्पस हमारा सर ये है आप लोगों से बात करने का कि आप लोग इस मार्केट में जो आप करने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हो या करने जा रहे हो, आपको इनके बारे में पता हो कि एक्चुअली में ये है क्या। लोग जो इतने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो, वो हो क्या रहा है। आपसे तो बार बार साइन करवा लेते हैं, स्क्रीन ले लेते हैं, ये चीजें ठीक है डॉक्यूमेंट दिखा दो, और आपसे 1000 चीजें करवा लेते हैं, और उसके पीछे हो क्या रहा है, क्या अकाउंट ओपन करवा रहे हो, ताकि ये कभी भी अगर आप क्लोज करवाना हो या फिर करवाना हो तो आपको पता हो मैं डीमेट क्लोज करवा रहा हूँ या ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करवा रहा हूँ, या कुछ भी चीजें आपको बेसिकली जानकारी हमें अवेयर करना है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब आप मानिए कि जिनको जो सेबी से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट मतलब स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच में जो काम करते हैं, जो हमको हमारे लिए शेयर्स खरीदते हैं, जिनके हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके शेयर नहीं खरीद सकते, हमको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं जो, तो वो वहाँ पर हम अकाउंट खुला सकते हैं अपना, उनके पास अकाउंट खुला सकते हैं। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं सर, दोनों चीजें अलग अलग ऐसे हैं, बहुत अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग करना और डीमेट में पैसा अमाउंट शेयर्स रखना, या दोनों चीजें सेपरेट हैं। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि जो मीडिएटर है, आप उसको ब्रोकर कह लीजिए, तो आजकल क्या होता है, जब मैं रजिस्टर्ड कराता है सेल्फ को, तो उसके बाद डीमेट अकाउंट भी खुलता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। बिल्कुल, तो नॉर्मली है आप जाएंगे तो वो दोनों खोल देता है, दोनों खोल देता है। आप डीमेट आजकल बैंकों में आप देख रहे हो सेविंग अकाउंट 3-in-1 खुल रहे हैं, 3-in-1, हाँ बिल्कुल, वो हमें ऑफर करते हैं कि सर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए तो आपको ये स्कीम मिलेगा, आपको इतने का ब्रोकरेज कम हो जाएगा। मतलब वो डीमेट अकाउंट कहीं भी हो रहा है। और 3-in-1 का मतलब आप समझ रहे हैं, 3-in-1 क्या हो रहा है, सेविंग डीमेट एंड ट्रेडिंग। मतलब वो आगे रह के कह रहे हैं कि 3 अकाउंट खुला लो। अगर वो नंबर गिनती में 3 है तो वो 3 सेपरेट भी होंगे ना। हाँ बिल्कुल होंगे, डीमेट एंड ट्रेडिंग नहीं है ना, अलग अलग है वो, अलग अलग है। हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि हम डीमेट अकाउंट कहीं ओपन कराएं और ट्रेडिंग अकाउंट कहीं ओपन कराएं। पर मेरी बात मानो तो इसको अलग अलग करवाने का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा या कोई नुकसान नहीं है। आप लोग एक ही जगह पे खुलवा सकते हैं चीजें। बस मेरा पर्पस क्या है, बस वो आपको क्लियर कर दूं कि मेरा पर्पस है आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, क्योंकि हमारा एक ये है कि अगर आप हमारे साथ पूरे बने रहेंगे तो यकीन मानिए आपको यहाँ पे ना किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ब्रोकर का, किसी तरह का कोई एडवाइजर। आप खुद चीजें रिसर्च कर लो, खुद आप सारी चीजें फंडामेंटल टेक्निकल आप खुद इन चीजों के बारे में जान लोगे। पर उसके लिए आप लोग को हमारे साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बेल आइकन दबा देना इसका, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे साथ शायद ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। वीडियो सर अपन रेगुलर बेसिस पे आएंगे, ये रेगुलर आएंगे, अल्टरनेट डे में भी एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डे पर वीडियो अपलोड होंगे और यकीन मानिए इन्फॉर्मेशन होगी। मैं आपको उसी चीज के बारे में बनाऊंगा, पर वो आपको शायद नहीं पता होगा या आपके लिए नया होगा बिल्कुल, पर सुनना जरूर, क्योंकि आपके फायदे का चीज होगा। और आपको यदि कोई कमेंट टॉपिक है, अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आके उस बारे में मतलब मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है आपके टॉपिक पे ही हम नेक्स्ट डिस्कशन करें, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे इस टॉपिक में हमें कोई चीज छूट जाती है ना, जो उस पॉइंट को मैंने शायद नहीं बोला हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो ताकि नेक्स्ट टाइम हमें पता रहे, तो हम उन चीजों सारी चीजों कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मेरे ख्याल से होना चाहिए हम लोग को अभी। थैंक यू सो मच। हम फिर जल्दी नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।